मैं टाडा हूँ, एक ऐसे फोटोग्राफर हूँ जो थोड़ा कायर है। मैंने कभी किसी लड़की को ठीक से डेट नहीं किया। फिर भी एक खूबसूरत विदेशी राजकुमारी के अचानक मुझसे प्यार हो जाने के बाद चीजें बदल गईं। अपने मंगेतर के बावजूद उसने मेरे साथ साहसी पल बनाने के तरीके खोजने का संकल्प लिया। जिस दिन हम मिले मैं टहलने निकला था। मैं एक पुराने महल की ओर जा रहा था। उम्मीद कर रहा था कि कुछ अच्छी तस्वीरें खींच सकूं। लेकिन जैसे ही मैं चेरी ब्लॉसम की तस्वीर लेने वाला था, एक सुनहरे बालों वाली लड़की अचानक मेरे फ्रेम में आ गई। मैं उसकी खूबसूरत विदेशी चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गया। टेरेसा नाम की लड़की ने मुझसे मदद के लिए तस्वीरें लेने को कहा। पहले तो मुझे उसकी अंग्रेजी समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने जापानी बोलना शुरू कर दिया। उसने फिर से पूछा और आखिरकार मुझे समझ आ गया। मैंने उसका कैमरा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ और मैंने देखा कि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने कम बैटरी चेतावनी पर ध्यान दिए बिना इसे चालू छोड़ दिया था। उसने मुझे परेशान करने के लिए माफी मांगी और बिना अतिरिक्त बैटरी के जाने वाली थी। उसे अकेला चलते हुए देखकर मैंने अपनी मेमोरी कार्ड को अपने कैमरे में डालने का सुझाव दिया। टेरेसा मान गई और मैंने उसकी तस्वीरें ली, लेकिन उसके जाने के बाद वह मेमोरी कार्ड भूल गई और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। समझ नहीं पा रहा था कि उसका क्या करूं। इसके बजाय मैं झील पर और तस्वीरें लेने गया। अचानक एक रुमाल मेरे चेहरे पर उड़ गया। ये टेरेसा का था और मैंने उसे मेमोरी कार्ड वापस कर दिया। मैंने फिर से जाने की कोशिश की, लेकिन टेरेसा ने नदी के किनारे एक बाढ़ वाले इलाके को देखा और उस पर चढ़ गई। उसे विश्वास था कि यह रेनबो जनरल फिल्म में एक भागने वाली सुरंग थी। मैंने उसे रोका और समझाया कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक नाली थी। मैंने उसे चेतावनी दी कि ये क्षेत्र प्रतिबंधित है और उसे परेशानी हो सकती है। टेरेसा समझ गई और कहा कि वो केवल उन स्थानों को देखकर खुश थी जिन्हें वो देखना चाहती थी, और अब ये एक विशेष स्मृति बन गई थी। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो मेरा सिर एक पेड़ की शाखा से टकरा गया, जिससे हम दोनों शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। टेरेसा एक छाता के खंभे के नीचे शरण लीज बकी। उसके कपड़े पहले से ही भीगे हुए थे। एक बिल्ली दिखाई दी और उसने उसे गर्म रखने के लिए उठा लिया, लेकिन फिर वो लगातार पानी से भीगती रही और फिर भी बिल्ली के प्रति सकारात्मक रवैया बनाए रखा। ठीक उसी पल मैं वापस आया और अपना छाता उसके ऊपर लहराया, जिससे मैं एक रोमांटिक नायक जैसा दिख रहा था। मैंने रेनबो जनरल का एक डायलॉग सुनाया। इससे वो हैरान रह गई। उसने मुझे मना लिया कि वो अकेले ठीक है, लेकिन जब उसका पेट गुर्राया तो मैंने उसे अपने दादाजी के कैफे में ले जाने का फैसला किया। कैफे में ग्राहक अपनी ड्रिंक पी रहे थे और रेनबो जनरल देख रहे थे। मैं और टेरेसा अंदर गए और वह बिल्ली जिसे वो लाई थी भाग गई। मेरी छोटी बहन यूई ने मुझे टेरेसा के साथ देखा और तुरंत पूछा कि क्या वो मेरी प्रेमिका है, लेकिन मैंने मना कर दिया। टेरेसा ने अपना परिचय दिया और हर कोई उसकी सुंदरता से स्तब्ध रह गया। यूई ने उसका स्वागत किया और कैफे के कर्मचारियों का परिचय कराया, अपने भाई से लेकर खजांची बिल्ली तक। उसके बाद मैंने अपने दादाजी से कुछ खाना तैयार करने के लिए कहा, और चूंकि टेरेसा भीगी हुई थी, उन्होंने यूई से उसे बदलने के लिए कपड़े उधार देने के लिए कहा। बदलने के बाद टेरेसा ने अपनी खोई हुई यात्रा साथी को फोन करने के लिए यूई का फोन इस्तेमाल किया। वो सामने बैठकर खाना खा रही थी और मेरी आमतौर पर शर्मीली बिल्ली उसकी गोद में सिमट गई, जिससे हर कोई हैरान रह गया। अचानक मेरा सबसे अच्छा दोस्त काओरू कैफे में घुस गया, अपने सामान्य ऑर्डर का आह्वान किया, लेकिन टेरेसा को देखकर वो ठिठक गया। उसने तुरंत उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन यूई ने बीच में ही उसे रोक दिया, या समझाते हुए कि टेरेसा मेरी मेहमान थी। काओरू दंग रह गया, लेकिन जब वो बहुत करीब आया तो टेरेसा की दोस्त अलेक्जेंड्रा दौड़कर आई और उसे थप्पड़ मार दिया, मानकर कि वो टेरेसा को परेशान कर रहा था, जिससे हर कोई चौंक गया। शांत होने के बाद अलेक्जेंड्रा टेरेसा के बगल में बैठ गई और काओरू से माफी मांगिया, सोचते हुए कि उसने स्थिति को गलत समझा था। हालांकि काओरू ने अलेक्जेंड्रा की तीखी नजर पड़ने तक उसे लुभाने की कोशिश जारी रखी। टेरेसा ने तब समझाया कि वो अलेक्जेंड्रा से सबवे में कैसे बिछड़ गई और महल में भटक गई जहां वो मुझसे मिली थी। यूई ने रोमांचित होकर प्रेम कविताएं लिखने के बारे में बात की और टेरेसा और अलेक्जेंड्रा को एक रोमांटिक उपन्यास दिखाया। टेरेसा ने बताया कि उसने रेनबो जनरल देखकर जापानी सीखी थी, एक ऐसी फिल्म जिसे यूई के दादाजी भी बहुत पसंद करते थे। उसने ये भी बताया कि वो लार्सेनबर्ग से थी, जो हरे भरे पहाड़ियों और घाटियों वाला एक छोटा यूरोपीय देश है। काओरू और यूई ने तब मुझे हवाई जहाज से यात्रा करने में मेरी अक्षमता के लिए चिढ़ाया, मेरे ऊंचाइयों के डर के कारण, जिसे मैंने मना किया, कहते हुए कि मुझे बस उड़ान पसंद नहीं थी। कैफे में लटकी हुई पुरानी तस्वीरों को देखकर अलेक्जेंड्रा ने कहा कि ये जाने का समय था। उसने और टेरेसा ने अपनी मेहमाननवाजी के लिए सभी को धन्यवाद दिया और चले गए। काओरू ने महसूस किया कि अब उसकी एक काली आंख थी और वो रोने लगा, इस बात को लेकर चिंतित था कि लड़कियां अब उसे आकर्षक नहीं पाएंगी। गिंजा की व्यस्त सड़कों पर अलेक्जेंड्रा भीड़ के बारे में शिकायत कर रही थी। इसकी तुलना लार्सेनबर्ग के त्योहार के दिन से कर रही थी कि टेरेसा अपने खो जाने के अनुभव के बारे में खुशी से बात कर रही थी। अलेक्जेंड्रा ने उसे डांटा और उसे अधिक जिम्मेदार होने के लिए कहा। इस बीच में और काओरू गिंजा में तस्वीरें लेने के लिए घूम रहे थे, लेकिन ठीक उसी पल हमने टेरेसा और अलेक्जेंड्रा को फिर से ढूंढ लिया और महसूस किया कि वे खो गए थे। उन्होंने राचेल नाम की एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए एक नक्शे के साथ दिशा निर्देश मांगे, लेकिन वे दोनों इसे पढ़ नहीं पा रहे थे। अलेक्जेंड्रा का मानना था कि वे एक महंगे महल में थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनका होटल मेरे दादाजी के कैफे के ठीक बगल में
एलेक्जेंड्रा इस जगह से प्रभावित नहीं थी, लेकिन टेरेसा रुकने पर अड़ी थी, यह जानते हुए कि मेरा कैफे बगल में था। काउरू ने उन्हें मेरा पड़ोसी बनने के लिए चिढ़ाया, लेकिन एलेक्जेंड्रा की नजर पड़ने पर वो तुरंत चुप हो गया। जाने से पहले टेरेसा ने हमारी मदद के लिए हमें धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वे संपर्क में रह सकते हैं। उस रात मैं अपनी तस्वीरें एडिट कर रहा था और एक तस्वीर सामने आया टेरेसा की थी, जब मुझे एहसास हुआ कि उसकी आंखें मेरी बिल्ली की आंखों के समान रंग की थी। उनके होटल में टेरेसा रात के आकाश को देखने के लिए बालकनी पर गई। वो और एलेक्जेंड्रा ये देखकर हैरान थे कि वे टोक्यो शहर की रोशनी के बावजूद तारे देख सकते थे। टेरेसा के लिए यह सौभाग्य का संकेत था और एलेक्जेंड्रा ने सहमति व्यक्त की कि जापान में उनका पहला दिन अराजक हो सकता है, लेकिन यह अप्रत्याशित क्षणों से भरा था। टेरेसा मुस्कुराई, उम्मीद करती हुई कि और भी अच्छी चीजें आएंगी। अगली सुबह में और काउरू स्कूल में एक सामान्य दिन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक आश्चर्यजनक मोड़ पर शिक्षक ने 2 नए विदेशी छात्रों टेरेसा और एलेक्जेंड्रा का परिचय कराया। अगली सुबह में एलेक्जेंड्रा ने टेरेसा के लिए एक पारंपरिक जापानी नाश्ता तैयार किया। वो चाहती थी कि सब कुछ सही हो, जिसमें किण्वित सोयाबीन पकवान, एक नाश्ता जिसे किसी भी जापानी नाश्ते के लिए आवश्यक माना जाता है, भी शामिल था। लेकिन जब टेरेसा उठी और नाश्ता तैयार पाया तो उसने एलेक्जेंड्रा को नाटो को संभालने के लिए सिर्फ एक गैस मास्क पहने हुए पाया। खाना खाने के बाद दोनों स्कूल गए और उनकी उपस्थिति ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि छात्र नई विदेशी लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने और काउरू ने देखा कि टेरेसा और एलेक्जेंड्रा कितनी जल्दी लोकप्रिय हो गए थे। हाजिमे अचानक प्रकट हुआ और टेरेसा और एलेक्जेंड्रा पर कर्व्स खोजने के लिए एक स्कैनर का इस्तेमाल किया, लेकिन जल्दी से दिलचस्पी खो दिया, तय करते हुए कि वे उसका प्रकार नहीं थे। कक्षा में हिनाको ने दोनों लड़कियों का अभिवादन किया और घोषणा की कि सभी छात्रों को एक क्लब में शामिल होना होगा। एलेक्जेंड्रा को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन टेरेसा बहुत उत्साही थी। हिनाको ने उन्हें स्कूल के क्लबों का भ्रमण कराया। टेरेसा ने समुराई संस्कृति में रुचि व्यक्त की, लेकिन हिनाको ने सूचित किया कि कोई समुराई क्लब नहीं था। इस बीच में काओरू और हाजिमे पहले से ही फोटोग्राफी क्लब के सदस्य थे। हाजिमे ने घोषणा की कि उनका नया लक्ष्य प्रतियोगिताओं में और अधिक पुरस्कार जीतना था, और जबकि काओरू नए सदस्यों की भर्ती करना चाहता था, हाजिमे का मानना था कि जीत स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। जबकि हाजिमे फोटोग्राफी के बारे में उत्साह से बोल रहा था, हिनाको टेरेसा और एलेक्जेंड्रा के साथ आई। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, हाजिमे संयोग से फैन सर्विस अपनाने के लिए महिलाओं की तस्वीरें लेने की कला पर चर्चा कर रहा था। घृणित महसूस करते हुए दोनों लड़कियों ने जाने के लिए मुड़ना चाहा, लेकिन काउरू ने उन्हें रोका और एक त्वरित दौरे का सुझाव दिया। हाजिमे ने अपना परिचय दिया और टेरेसा ने ग्रेवियोर आइडल से संबंधित कुछ यादगार वस्तुओं को देखा। उसने एक आइटम को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हाजिमे चिल्लाया, इसे अपना खजाना कहा। एलेक्जेंड्रा टेरेसा की रक्षा के लिए आगे बढ़ी, जिससे तनाव पैदा हो गया। हाजिमे ने समझाया कि ग्रेवियोर आइडल क्या थे। वे पत्रिकाएं मॉडल थीं जो प्यारे और मोहक भावों के साथ सामने आती थीं। वह अपनी पसंदीदा मूर्तिहीना से ग्रस्त था, जिसे वो जापान में सबसे महान मानता था। टेरेसा ने हिना की तुलना रेनबो जनरल से क्यू से ग्रेवियोर आइडल्स का रेनबो जनरल कहा, जिससे अन्य लोग भ्रमित हो गए। टेरेसा और हाजिमे ने एक दूसरे से माफी मांगी। हाजिमे उसके सम्मानजनक रवैये से प्रभावित हुआ और उसका मानना था कि यदि लड़कियां क्लब में शामिल होती हैं तो इससे बजट बढ़ सकता है और अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता मिल सकती है। एलेक्जेंड्रा प्रभावित अभी भी जाना चाहती थी, लेकिन टेरेसा क्लब की पुरानी तस्वीरों से भरी एक दीवार देखकर उत्साहित हो गई। टेरेसा और एलेक्जेंड्रा ये जानकर हैरान थे कि हिनाको भी एक सदस्य थी, लेकिन भ्रम में हिनाको ने समझाया कि वो केवल क्लब को सदस्यों की कमी के कारण भंग होने से बचाने के लिए शामिल हुई थी। हाजिमे को उसका कारण पसंद नहीं आया और उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया, जो मुझे और काउरू को सुनने की आदत थी। टेरेसा ने मेरी तस्वीरों में से एक को देखा, एक नाली की तस्वीर वही जो उसने देखी थी, और फोटोग्राफी में दिलचस्पी लेने लगी। उसने एलेक्जेंड्रा से उसके साथ कोशिश करने का अनुरोध किया अपने सबसे प्यारे भावों के साथ, और एलेक्जेंड्रा मान गई। हिनाको ने कहा कि एक परीक्षण अवधि थी और वे बाद में तय कर सकते थे कि शामिल होना है या नहीं। परीक्षण के दौरान हाजिमे ने कैमरों के इतिहास पर एक संक्षिप्त व्याख्यान दिया। मैंने तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया, जिससे काउरू जल्दी से ऊब गया और उसने सुझाव दिया कि वे एक पारंपरिक क्लब खेल खेलें जहां सदस्य एक दूसरे की तस्वीरें लुका छिपी की तरह लेते हैं। उसके बाद खेल शुरू करने से पहले मैंने एक और नए सदस्य केंटारो को बुलाया, जैसे एक कुत्ते को बुलाया जाता है, और वो हमेशा मेरी पुकार का जवाब देता था। और अब टीमें बन गई थीं। टेरेसा और केंटारो ने टीमें बनाई। एलेक्जेंड्रा, हिनाको, हाजिमे और काउरू ने टीम बी बनाई। खेल टीम ए के साथ शुरू हुआ। केंटारो ने एलेक्जेंड्रा के निशान का पता लगाया और मुझे वो मिल गई, लेकिन उसने निंजा जैसी चालों के साथ कैमरे के लेंस से बचा लिया और तस्वीर धुंधली थी, इसलिए इसे गिना नहीं गया। टीम ए ने तब हाजिमे को हिना से संबंधित वस्तुओं के साथ फंसाया और वो जाल में फंस गया, जिससे टीम ए को एक ठोस परिणाम मिला। जब टीम बी की बारी थी तो उन्होंने टीम ए का पीछा ऊपर की ओर किया, लेकिन उनका पीछा खो दिया। एलेक्जेंड्रा ने दूसरी मंजिल पर टेरेसा के कदमों को महसूस किया और अपनी टीम को वहां ले गई। टीमें विज्ञान कक्ष में छिपी हुई थी और जैसे ही टीम बी तस्वीरें ले रही थी, एलेक्जेंड्रा ने टेरेसा को संघर्ष करते हुए देखा और अपने जूते के फीते बांधने का नाटक करके अपनी टीम का ध्यान भटकाया, जिससे टीम ए को बचने का समय मिल गया।
उसके बाद टीम ए फिर से खोजने वाली टीम बन गई और टीम बी को खोजने के लिए गई। हाजिमे और हिनाको एक दूसरे के करीब थे और पानी की एक धारा ने अचानक उन पर गोली मार दी। हाजिमे ने हिनाको को ढाल दिया, लेकिन कैमरे को बचाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हिनाको उस पल में शर्मा गई और टीम ए ने समय पर पहुंचकर दृश्य की शानदार तस्वीरें ली। मैं और टेरेसा हंसे कि ये कितना बेतुका था और अलेक्जेंड्रा ने उनकी बारी खत्म होने से पहले हमारी सच्ची हंसी की एक तस्वीर चुपचाप ले ली। क्लब के कमरे में वापस हर किसी ने सबसे अच्छी तस्वीर के लिए वोट किया। अलेक्जेंड्रा की, मेरी और टेरेसा की हंसती हुई तस्वीर विजेता थी, लेकिन हर कोई हाजिमे के नाटक में हंस पड़ा क्योंकि वो भीगने के बाद अपनी शर्ट उतार रहा था। परीक्षण ने टेरेसा को फोटोग्राफी क्लब में शामिल होने के लिए मना लिया, जिससे अन्य सदस्य उत्साहित हो गए, जबकि अलेक्जेंड्रा ने ये जानते हुए आ भरी कि अब उसे भी शामिल होना होगा। स्कूल के बाद पूरा समूह नए सदस्यों का जश्न मनाने के लिए मेरे कैफे में गया। हिनाको जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाजिमे ने उसे याद दिलाया कि वो एक सदस्य थी, चाहे उसके शामिल होने का कोई भी कारण क्यों ना हो। हाजिमे की टिप्पणी पर हिनाको शर्मा गई और मेरे कैफे में समूह में शामिल हो गई। अंदर जाते ही केंटारो को देखकर यूई शर्मा गई, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उसे देखा वह उस पर भड़क गई। उसके बाद वे बैठ गए और नए सदस्यों का स्वागत करने के लिए टोस्ट किया। मेरे घर पर मेरी बिल्ली मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी और उसे 10 साल पहले एक भारी बारिश में मेरे द्वारा बचाए जाने की उसकी याददाश्त अभी भी ताज़ा थी। उस क्षण के बाद सिबली ने मुझे अपनी जान बचाने के लिए बहुत आभारी महसूस किया। वो मुझे लगातार रगड़ती रही, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो वो मुझे आखिरकार जगाने के लिए मेरे चेहरे पर कूद गई। मैंने अपनी सामान्य सुबह की दिनचर्या शुरू की और जब मैं कॉफी बना रहा था तो यूई तेजी से दौड़कर निकली। जाहिर है वो स्कूल के लिए देर से हो रही थी। मैंने बिल्ली के कटोरे में थोड़ा सूखा खाना डाला और उसने खुशी से खाया। हमने अपने दिवंगत माता पिता के लिए प्रार्थना करने में कुछ समय बिताया। एक मौन अनुष्ठान जो हमेशा बिल्ली को छूता था वह मेरी शांत शक्ति से बहुत प्रभावित थी। बालकनी में कदम रखते हुए मैंने सुबह की ताज़ी हवा में सांस ली और मेरे सामने टेरेसा ने अपने होटल से मुझे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। बिल्ली ने हाल ही में टेरेसा और अलेक्जेंड्रा को अधिक बार आते हुए देखा था, लेकिन वो जानती थी कि उसका मालिक ताज़ा लड़कियों के प्रति आसानी से आकर्षित होने वाला व्यक्ति नहीं था। इस बीच अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा के लिए शानदार समुद्री भोजन नाश्ता तैयार किया। बिल्ली को बालकनी से मछली की गंध आई और उसने उनके कमरे की ओर कूदने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थी और चूक गई। फिर मैंने टेरेसा और अलेक्जेंड्रा के आते ही कैफे खोलने की तैयारी की। वे बिल्ली के बारे में चिंतित थे। गिरने के बाद थोड़ा दर्द होने के बावजूद बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा। अलेक्जेंड्रा ने तुरंत उसकी जांच की, बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पंजे की जांच की। मैं कैफे में अकेला काम कर रहा था क्योंकि अभी सुबह थी और मेरे दादाजी बाद में आएंगे। मैं कैफे तैयार करते समय अपनी बिल्ली से बात करता रहा और सब कुछ अपने दम पर संभालने का आदी हो गया था, लेकिन मुझे काम करते हुए देखकर टेरेसा ने मदद करने का फैसला किया। अलेक्जेंड्रा ने पहले आपत्ति जताई, लेकिन टेरेसा के दृढ़ संकल्प ने उसे मना लिया। टेरेसा और अलेक्जेंड्रा ने कैफे की वर्दी पहनी और मदद करने के लिए तैयार हो गईं। काओरू सबसे पहले आया, अपना परिचित ऑर्डर देता हुआ। उसने बिल्ली के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और पंजा मारा। बिल्ली काओरू को सालों से जानती थी और उसके लिए काओरू हमेशा एक लाड़ प्यार वाला बच्चा था जो एक फैंसी रेस्तरां परिवार से आता था, अपने मालिक के विपरीत। एक और नियमित ग्राहक अंदर आया और बार में बैठ गया। बिल्ली हमेशा की तरह संदिग्ध हो से एक हत्यारे के रूप में एक गुप्त पहचान छिपाने का संदेह करती थी। मैंने उस आदमी के लिए टीवी चालू किया जो हमेशा रेनबो जनरल देखता था। फिर काओरू और टेरेसा ने मनोरंजन के लिए शो की पंक्तियों को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग जोड़ा और एक युवा जोड़ा कैफे में आया। बिल्ली ने बुजुर्ग जोड़े को पहचान लिया क्योंकि वे पिछले 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदले थे। दोनों चुपचाप बैठे थे, इस बात से प्रभावित थे कि कैफे अभी भी कितना परिचित था। बुजुर्ग जोड़े ने फिर कप्पा सैंडविच का ऑर्डर दिया और टेरेसा ने उसे लिखा, लेकिन वो भ्रमित लग रही थी। मैंने फिर समझाया कि सैंडविच में केवल ककड़ी थी जिसका नाम पौराणिक कप्पा के नाम पर रखा गया था, जिसे ककड़ी बहुत पसंद थी। टेरेसा ने युवा जोड़े की सेवा की, लेकिन लगभग पानी का घड़ा गिरा दिया। लेकिन बार में बैठे व्यक्ति ने समय रहते उसे पकड़ लिया। बिल्ली ने युवा जोड़े को 8 लंबे सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखा और उसने चुपचाप स्वीकृति दिया, देखकर कि यह सच्चा प्यार था। सबके खाने और चले जाने के बाद मैंने अपने दोस्तों के लिए पेय बनाने की पेशकश की। कॉफी के बजाय टेरेसा ने लार्सनबर्ग से एक विशेष हॉट चॉकलेट का तोहफा दिया। उन्होंने सभी ने सुंदर कपों में हॉट चॉकलेट का आनंद लिया। जिनमें से टेरेसा ने एक इंद्रधनुषी कप चुना और अलेक्जेंड्रा ने एक पैटर्न वाला कप। फिर उन्होंने अपने पेय में चॉकलेट गिराई और उसे तेजी से पिघलते हुए देखा। मुझे और बिल्ली को कड़वा स्वाद पसंद आया, लेकिन टेरेसा ने मुझे अपने कप से घूंट लेने की पेशकश की। मैंने स्वीकार किया और चखाया देखकर हैरान रह गया कि ये कितना स्वादिष्ट था। फिर उसने मुझे डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया जिसे मैंने अपनी कॉफी में मिलाया। देखकर आश्चर्य हुआ कि ये कितनी आसानी से घुल गया। इस बीच जब टेरेसा ने महसूस किया कि मैंने उसके कप से पी लिया था तो वो हिचकिचाई। ये एक अप्रत्यक्ष चुंबन जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी उससे पिया। चुपचाप खुद ही मुस्कुराती रही। बिल्ली फिर अपनी सामान्य गश्त पर निकल गई।
रास्ते में उसे मेरे दादाजी ने रोक लिया। जो बिल्ली जो कर रही थी उसे समझते हुए लग रहे थे और बिल्ली बहुत हैरान थी। पार्क मिरागीरो ने उसे मिको कहकर पुकारा, एक नाम जो उसे पसंद नहीं था। चिढ़कर वह लेट गई और सो गई। इस बीच फोटोग्राफी क्लब प्रतियोगिता के समय सीमा से पहले तस्वीरें लेने के लिए पार्क में था। टेरेसा को ये जगह बहुत पसंद थी, यह सोचकर कि ये वो जगह थी जहां रेनबो जनरल आएगा। काओरू ने उसे कप्पा के बारे में चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि काओरू को यकीन था कि उनका अस्तित्व था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसकी रिमोट नियंत्रित नाव एक बार झील में फंस गई थी। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि एक कप्पा ने उसे नीचे खींच लिया था और वो रोया था। मैं उस समय पास में ही तस्वीरें लेने का अभ्यास कर रहा था और उसकी मदद के लिए आया था, तो पूरी टीम उस याद पर हंस पड़ी। टेरेसा चुपचाप खड़ी थी, झील को देख रही थी। उसे बचपन का एक पल याद आया जब अलेक्जेंड्रा ने एक फूल का मुकुट बनाया था जो हवा में उड़कर पानी में गिर गया था। टेरेसा उसे लेने के लिए पुल से कूद गई थी, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने उसे बाहर खींच लिया और फिर अपराध बोध से रो पड़ी। टेरेसा ने वो कहानी मुझे और अलेक्जेंड्रा को सुनाई। कुछ ही समय बाद हाजिमे ने चिल्लाकर कहा कि फोटोग्राफी सत्र जारी रखने का समय हो गया है। जैसे जैसे दिन ढल रहा था सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं और तस्वीरें लेने के लिए रुका रहा। केंटारो ने मुझे देखा, मेरी एकाग्रता से प्रेरित होकर, और वो जानता था कि मेरे दिवंगत पिता एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। तभी वो बिल्ली जिसे टेरेसा ने बारिश में बचाया था वापस आ गई और केंटारो ने उसे बताया कि बिल्ली का नाम चेरी है। मेरी बिल्ली ने चेरी को पहचान लिया और उसे 8 सेकंड तक घूरता रहा, जिससे उसे तुरंत प्यार हो गया। उसने उसकी ओर कूदने की कोशिश की, लेकिन गलत अंदाजा लगाया और झील में गिर गया। गीला होकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। बिल्ली फिर से गिर गई, लेकिन टेरेसा ने उसे पकड़ लिया। वो लगभग संतुलन खो बैठी, लेकिन मैंने समय रहते उसे पकड़ लिया। हमारी आंखें मिली और बिल्ली ने सब कुछ दिखाया, पहचानते हुए कि ये उसके मालिक की प्रेम कहानी की शुरुआत थी। उस रात बिल्ली ने मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना की। वो मुझे बचाने के दिन के लिए आभारी थी और उसने हमेशा मेरी रक्षा करने का चुपचाप वादा किया था। फिर चेरी के विचार मन में आए और वो फर्श पर पेट सहलाने की इच्छा से लोटपोट हो गया कहीं, और टेरेसा ने अलेक्जेंड्रा से कैपेस्टार के बारे में पूछा। अलेक्जेंड्रा ने समझाना शुरू किया, लेकिन टेरेसा ने एक शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि वो अपने नए दोस्तों के साथ अपने अद्भुत पहले दिन की तस्वीरें देखने में बहुत व्यस्त थी। कुछ दिनों बाद टीम प्रतियोगिता में अपनी तस्वीरें जमा करने की तैयारी कर रही थी। अचानक हाजिमे क्लब के कमरे में खुशी से चिल्लाता हुआ आया कि उसने हिना की पहली फोटोबुक मीट एंड ग्रीट के लिए एक टिकट जीत लिया है। उसने टीम को ईमेल दिखाया और जबकि हर कोई देख रहा था, हिना को स्पष्ट रूप से असहज हो गई, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। हाजिमे रक्षात्मक हो गया। उसने सब पर हिना की सराहना न करने का आरोप लगाया और जापान की महानतम मॉडल और कलाकार के रूप में उसकी प्रशंसा करता रहा। उसके फिगर और शारीरिक आकर्षण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने समझाया कि मीडिया में उसकी कई उपस्थिति के बावजूद हिना शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, जिससे ये घटना एक बार की अवसर बन गई थी। केवल 100 लोगों को ही अनुमति दी गई थी और हाजिमे का मानना था कि उसकी जीत कोई संयोग नहीं थी या नियति थी। उसके तर्क ने दूसरों को भ्रमित किया और हिनाको को बहुत शर्मिंदा किया। हाजिमे ये कहते हुए बड़बड़ाता रहा कि कैसे इंसान बड़े होकर तरबूजों से जुड़ जाते हैं, और अब वो भी उसके प्रति उसी तरह आकर्षित महसूस कर रहा था और उसने एक दिन उन्हें तस्वीर में कैद करने का सपना देखा था। टेरेसा ने उसके उत्साह को प्रोत्साहित किया, जबकि काओरू ने समझाया कि हाजिमे अक्सर बहुत चिंतित हो जाता था जब वो कुछ बड़ा हासिल करने वाला होता था। हाजिमे को क्लब भर्ती के दौरान का एक पल याद आया जब उसने एक सुनहरे बालों वाली भारी मेकअप वाली लड़की की तस्वीर ली थी जो अभी भी उसके फोटो एल्बम में थी। मैंने उन तस्वीरों को निकाला, जिससे टेरेसा हंस पड़ी और हिनाको को और भी शर्मिंदा कर दिया जब उसने देखा कि ये एक लड़का था जिसने ड्रेस पहनी हुई थी। केंटारो ने पूछा कि क्या हाजिमे मुलाकात के लिए मानसिक रूप से तैयार था, ये सोचकर कि क्या हिना के बहुत करीब आने पर वो बेहोश हो जाएगा, और हाजिमे ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वो चुनौती के लिए तैयार है। काओरू ने हिना का नाटक किया, जिससे हाजिमे तुरंत बेहोश हो गया, ये महसूस करते हुए कि वो तैयार नहीं था। हाजिमे ने दूसरों से उसके साथ जाने की विनती की। काओरू और केंटारो ने इनकार कर दिया, लेकिन मैंने सहमति व्यक्त की और उसके साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। टेरेसा ने प्रदर्शन के बारे में अपनी चिंता को दूर करने के लिए बैले अभ्यास के अपने अनुभव को साझा किया, जिससे हाजिमे को अपना खुद का तैयारी रूटीन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उसने नोट्स लिए और टीम से उसे अभ्यास करने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन काओरू और केंटारो ने बीमारी का बहाना बनाया और मैंने जोर देकर कहा कि मैं मदद करने के लिए पर्याप्त स्त्री नहीं था। हाजिमे टेरेसा की ओर मुड़ा, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने उसे रोक दिया। इसलिए अंततः उसने हिनाको से उसे अभ्यास करने में मदद करने के लिए कहा, जिसने पहले इनकार कर दिया, लेकिन अंततः सहमत हो गई। स्कूल के बाद हाजिमे ने अपना परिचय देने का अभ्यास किया, जबकि हिनाको ने हिना का नाटक किया, लेकिन वो लड़खड़ाता रहा। फिर उसने सुझाव दिया कि वो उसे हिनाको के रूप में सोचे और शांत मन से हाजिमे सफल हुआ, जिससे हिनाको खुश हुई।
फिर वो धैर्यपूर्वक उसकी प्रगति की प्रतीक्षा करने लगी और उसने सुझाव दिया कि वो उन चीज़ों को लिख ले जो वो हिना को बताना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करना शुरू किया, हानाको और भी भ्रमित होती गई। हाजिमे को लिखते और डींग मारते हुए सुना कि वो हिना के शरीर के हर इंच को जानता था। असहज महसूस करते हुए वह चली गई, लेकिन उसने एक अंतिम सलाह दी, व्यक्ति का नाम अपनी हथेली पर लिखें और खुद को शांत करने के लिए उसे निगल लें। उसके बाद टेरेसा और अलेक्जेंड्रा एक साथ घर चली गईं। टेरेसा ने हाजिमे के साथ हिनाको के धैर्य की प्रशंसा की और अलेक्जेंड्रा ने अपना विश्वास साझा किया कि प्यार में पड़ने वाले लोग निश्चित रूप से हार जाएंगे, क्योंकि प्यार उन्हें अपनी रुचि का पीछा करने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन जिम क्लास में मैं वॉलीबॉल खेल रहा था। टेरेसा मुझे शक्तिशाली स्पाइक्स मारते हुए देखती हुई हैरान थी, लेकिन वे जंगली रूप से भटक गए। अचानक हानाको एक गेंद को बचाने के लिए दौड़ी और लगभग टेरेसा से टकरा गई, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने उसे रास्ते से हटा दिया। दोनों के सिर टकरा गए और उन्हें अंततः टेरेसा के साथ मेडिकल रूम में ले जाया गया। वहां अलेक्जेंड्रा ने माफी मांगी और चुपचाप टेरेसा के सामने कहा कि वो जानती है कि हिनाको वास्तव में हिना थी, जिससे टेरेसा हैरान रह गई। हिनाको ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि अलेक्जेंड्रा पीछे नहीं हटेगी तो स्कूल के बाद टेरेसा हिनाको को अपने अपार्टमेंट में ले गई, जिससे वो हैरान रह गई क्योंकि वो उसकी पहली आगंतुक थी। अलेक्जेंड्रा के साथ हिनाको और भी खुल गई। उसने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से शर्मीली थी और केवल तभी मॉडल बनी जब उसकी चाची ने उससे एक ऐसे व्यक्ति के लिए भरने के लिए कहा जिसने एक फोटोशूट छोड़ दिया था। जो उसे एक बार की नौकरी लगी थी, वह रातों रात हिट हो गई, जिससे हिना की पहचान बनी। हालांकि हिना को छोड़ना चाहती थी, हिना का अपना जीवन था और उसने कभी हाजिमे को सच्चाई नहीं बताई क्योंकि उसे निराश करने का डर था। अलेक्जेंड्रा ने हाजिमे को एक सनकी और जुनूनी के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन हिनाको ने उसका बचाव किया, उसे याद करते हुए कि उसने बचपन में उसकी मदद कैसे की थी। अलेक्जेंड्रा ने उस पर प्यार में होने का आरोप लगाया, लेकिन हिनाको ने जोर देकर कहा कि वे केवल बचपन के दोस्त थे। हालांकि उसने स्वीकार किया कि वो उसे निराश नहीं करना चाहती थी और इच्छा थी कि वो उसे वैसे ही स्वीकार कर सके जैसे वो थी, लेकिन टेरेसा ने उसे याद दिलाया कि उसकी असली पहचान अभी भी हिना का हिस्सा थी। उस रात हाजिमे ने सैकड़ों ड्राफ्ट से गुजरने के बाद हिना के लिए एक सही संदेश लिखा। अगले दिन मुलाकात में हाजिमे दोस्तों का इंतजार करते हुए देर से आया। इस बीच हिनाको अनुपस्थित थी और टेरेसा ने समझाया कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण काम था। हाजिमे अंततः एक अजीबोगरीब पंक आउटफिट में आया, जिसमें स्किनी पैंट और एक डरावने चश्मे का जोड़ा था। अन्य लोग भयभीत थे और उन्होंने ये देखने के लिए एक खेल खेलने का फैसला किया कि किसे उसके साथ कपड़े बदलने होंगे। मैं हार गया और अब हाजिमे के कपड़ों में और भी डरावना लग रहा था। स्थल के अंदर हिनाको ने खुद को तैयार किया और उसने अंततः हाजिमे को अपनी असली पहचान बताने का फैसला किया था। जब उसकी बारी आई तो वो स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित था, और जब उसने उस नोट को टटोला जो उसने लिखा था तो उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उन कपड़ों में था जो मैंने पहने हुए थे। जबकि वो घबरा रहा था, हिना ने उसे आश्वस्त किया, उसे वही सलाह दी जो उसने उसे एक दिन पहले दी थी, और उसे याद आया कि हिनाको ने भी उसे वही सलाह दी थी। तो बराहट में उसने हिना का नाम अपने हाथ पर लिखा और खुद को शांत करने के लिए उसे निगल लिया। कर्मचारियों ने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए संघर्ष किया, उसे अस्तित्व में होने के लिए धन्यवाद दिया और कर्मचारियों द्वारा जल्दी से दूर ले जाया गया, जिससे हिनाको के दिल में एक गुदगुदी महसूस हुई। उसके बाद टीम जश्न मनाने के लिए मेरे कैफे में इकट्ठा हुई। हाजिमे अपने आदर्श से मिलने के क्षण के बारे में बात करते हुए चमक रहा था, या घोषणा करते हुए कि वो उस हाथ को फिर कभी नहीं धोएगा। मुझे खोया हुआ नोट मिल गया, लेकिन मैंने उसे चुपचाप अपने पास रखा। उस रात हाजिमे ने सलाह के लिए हिनाको को फोन किया और वो क्षण भर के लिए चिंतित थी कि उसने उसका रहस्य खोज लिया था, लेकिन जब उसने इसका उल्लेख नहीं किया तो वो आराम कर गई। कॉल के बाद हाजिमे को उसके पंक आउटफिट में घूमने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन हिनाको ने पुष्टि की कि हाजिमे को अभी तक पता नहीं चला था। अलेक्जेंड्रा ने उसे ईमानदारी से कबूल करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे याद दिलाया कि पुरुष बहुत बेवकूफ हो सकते हैं। हिनाको सहमत हुई और एक दिन अपनी भावनाओं को साझा करने का वादा किया, बसे बड़ी सच्चाई को अंत तक बचा कर रखा और टेरेसा ने उसके फैसले का समर्थन किया। बाद में टेरेसा रहस्य रखने के बारे में विरोधाभासी महसूस कर रही थी और अलेक्जेंड्रा ने उसे याद दिलाया कि टेरेसा की पढ़ाई खत्म होने पर वे अलग हो जाएंगे। टेरेसा चुपचाप इस बात पर विचार करती है कि प्यार कैसे सब कुछ जटिल बनाता है और अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि क्या उसे कभी प्यार हुआ है। भ्रमित होकर अलेक्जेंड्रा सवाल से बचती है, कोई जवाब नहीं देती। इस बीच मैं यूं ही और दादाजी प्रार्थना करने के लिए मेरे माता पिता की कब्र पर जाते हैं। जैसे ही हम वहां खड़े थे, मुझे आखिरी बार मेरे पिता को देखने का याद आया, मेरे माता पिता के उड़ान भरने के लिए जाने से ठीक पहले। मेरे पिता ने वादा किया था कि वे एक साथ ट्रेन की तस्वीरें लेने जाएंगे, और जाने से पहले मेरे पिता ने मेरी और यूई की आखिरी तस्वीर ली जो अब हमारे घर में रखी है। घर पर दादाजी ने टिप्पणी की कि मेरी मुस्कान बचपन से नहीं बदली है, एकमात्र अंतर मेरा आकार है, ठीक मेरी बिल्ली की तरह। अचानक मेरे दोस्त कैफे में दिखाई देते हैं और मुझे काओरू के 10वीं वर्षगांठ के प्रदर्शन के लिए एक टिकट देते हैं। काओरू ने घोषणा की कि वो हमारे लिए खाना बनाएगा और इस आयोजन के लिए मेरी रसोई उधार लेगा। उसका परिवार एक पारंपरिक जापानी रेस्तरां चलाता है।
और पिछले साल उसने बारबेक्यू बनाया था जिससे मेरी बिल्ली असहज हो गई थी। अंत में वो केंटारो का पीछा करने लगी और एक वायरल तस्वीर का विषय बन गई। काओरू ने भोजन तैयार करना शुरू किया, समूह के लिए प्रत्येक व्यंजन का खुलासा किया। बाद में काओरू ने सामग्री से सभी को प्रभावित किया, लेकिन उसकी लगातार बातें अलेक्जेंड्रा को असहज कर रही थी और उसने उसे एक और घूरकर चुप करा दिया। उनकी हंसी मेरे दादाजी के कानों तक पहुंची, जो ऊपर अपने पसंदीदा समुराई शो देख रहे थे। भोजन का इंतजार करते हुए समूह ने कार्ड खेले। टेरेसा ने काओरू की मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि सब कुछ लगभग खत्म हो गया है। काओरू ने मुझे फ्रिज में फल रखने के लिए कहा और टेरेसा ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही वहां पहुंच गया था और उससे तरबूज उठाने में मेरी मदद करने के लिए कहा। अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन हाजिमे ने उसे वापस खींच लिया, उसे याद दिलाया कि उनका कार्ड गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। फलों को फ्रिज में रखने के बाद टेरेसा ने लिविंग रूम में पुरानी तस्वीरों से भरी दीवार देखी। उसने मेरी यूई और बिल्ली की तस्वीरें देखी जब हम छोटे थे और ये देखकर हैरान थी कि बिल्ली कितनी छोटी थी। एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। ये आखिरी तस्वीर थी जो मेरे पिता ने दुर्घटना से पहले ली थी। वो उसमें निहित गर्माहट और भावनाओं से प्रभावित हुई और कहा कि ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीरें मैं अब लेता हूँ। मैं हैरान था क्योंकि यह पहली बार था कि किसी ने मेरी फोटोग्राफी को इस तरह समझा था। मैंने उससे कहा कि मेरे पिता की तस्वीर और कैमरा दुर्घटना के बाद बचा हुआ सब कुछ था। टेरेसा को एहसास हुआ कि मैंने पिछले दशक को मजबूत बनने की कोशिश में बिताया था, जिससे मैं बहुत भावुक हो गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, काओरू ने सभी को वहां बुलाया। वे काओरू के खाना पकाने के कौशल से अभिभूत थे, क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट था कि इसने उन्हें लगभग शेफ किंग की दुनिया में पहुंचा दिया। काओरू को यह देखकर गर्व महसूस हुआ कि हर कोई भोजन का आनंद ले रहा था। और फिर उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ के लिए एक विशेष आश्चर्य की घोषणा की। उसने एक पूरे सार्वजनिक स्नानघर को किराए पर लिया था। हाजिमे हैरान था कि काओरू कितना अमीर होना चाहिए, और टेरेसा ने उसे एक फाइटिंग हाउस समझ लिया जहां लोग तलवारों से लड़ते थे, जिससे वो बहुत उत्साहित हो गई। मैंने उसे वास्तविक सार्वजनिक स्नानघर दिखाया और वो बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि यह रेनबो जनरल के एक दृश्य जैसा लग रहा था। काओरू सहमत था, लेकिन स्वीकार किया कि वो स्नानघर के शुभंकर एक कप्पा से डरता था। मैंने उसे सांत्वना दी और हम बारिश में गर्म होने के लिए अंदर गए। महिलाओं के सेक्शन में टेरेसा अपने पहले सार्वजनिक स्नान घर के अनुभव से हैरान थी। यूई हिनाको के बड़े स्तन से ईर्ष्या करने लगी और अचानक सोचने लगी कि क्या लड़कों को केवल बड़े स्तन वाली लड़कियां पसंद हैं। टेरेसा ने कहा कि हाजिमे ने उससे एक बार कहा था कि आकार मायने नहीं रखता, जिससे यूई को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने टेरेसा की दयालुता की प्रशंसा की और अचानक पूछा कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। यूई ने कहा कि वो खुश होगी अगर टेरेसा मुझे डेट करती है, जिससे टेरेसा चिंतित हो गई। अलेक्जेंड्रा ने मजाक में कहा कि टेरेसा का पहले से ही एक प्रेमी है। यूई सदमे में थी जब तक अलेक्जेंड्रा ने कहा कि वो केवल मजाक कर रही थी। यूई ने तब अलेक्जेंड्रा से उसके प्रेम जीवन के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिससे वो असहज हो गई। इस बीच लड़कों ने लड़कियों की हंसी सुनी और हिनाको की जोरदार हंसी सुनकर हैरान थे। केंटारो ने हाजिमे से पूछा कि क्या उसे हिनाको पसंद है, लेकिन उसने मना कर दिया। काओरू ने तब केंटारो से पूछा कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, उसे एक बड़ी उम्र की बहन के बारे में अफवाह के बारे में छेड़ रहा है जिसे वो पसंद करता था। केंटारो ने कहा कि एक तरफा और निराशाजनक प्यार था। फिर हाजिमे ने जोर से तरबूज पर एक टिप्पणी की और लड़कियों ने इसे सुनकर घृणा व्यक्त की। काओरू से पूछा गया कि क्या वो किसी रिश्ते में है, लेकिन उसने कहा कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, हालांकि उसे कोई आपत्ति भी नहीं है। केंटारो ने मुझसे पूछा, लेकिन काओरू ने हस्तक्षेप किया मानते हुए कि मैं निश्चित रूप से उसे बताऊंगा। मैं चुप रहा और स्नान समाप्त किया। केवल हाजिमे को बहुत गर्म देखा और धुंधले चश्मे के साथ दीवार को घूर रहा था। हाजिमे खड़ा हुआ एक कप्पा आकृति वाली बाल्टी पर फिसल गया और काओरू के घबराने के दौरान खुद को बेहोश कर लिया कि कप्पा ने यह किया था। उनके कपड़े बदलने के बाद हिनाको ने हाजिमे की देखभाल की, जिसे फिसलने के लिए डांटा गया था। बारिश रुक गई और समूह ट्रेन स्टेशन तक चला गया। काओरू ने कहा कि कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था और सभी ने उसे भोजन और यादों के लिए धन्यवाद दिया, भले ही थोड़ा गड़बड़ था। जैसे ही वे चले, काओरू ने मुझे फिर से कप्पा के बारे में चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये वास्तविक नहीं था, जिससे काओरू निराश हो गया, जो चाहता था कि मैं उस पर भरोसा करूं। मैंने उससे कहा कि मुझे पता है कि काओरू बचपन से ही मेरी देखभाल कर रहा है और उसे धन्यवाद दिया। काओरू ने पुष्टि की कि वो हर साल इस तरह जश्न मनाता रहेगा, चाहे कुछ भी हो, और वे संक्षिप्त बहस के बाद गले मिले। जब वे अलग हुए, यूई ने चुपचाप टेरेसा और अलेक्जेंड्रा को बताया कि काओरू का प्रदर्शन हमेशा उसी दिन होता था जब उनके माता पिता का निधन हो गया था, ताकि मुझे और यूई को खुश किया जा सके। मैंने सोचा कि मुझे शुरुआत में काओरू पसंद नहीं था, लेकिन दुर्घटना में हमारे माता पिता के निधन के बाद काओरू ने हमें फिर से हंसाने के लिए हर संभव कोशिश की। मुझे अंततः एहसास हुआ कि प्रदर्शन काओरू का हमें दुख से बचाने का तरीका था, और अलेक्जेंड्रा काओरू की गहरी परवाह से चुपचाप प्रभावित हुई।
फिर इससे पहले कि वे अपने अपार्टमेंट में जाते अलेक्जेंड्रा ने किसी की उपस्थिति महसूस की और एक मुक्का फेंका, लेकिन चार्ल्स ने उसे रोक दिया जो टेरेसा को अपनी पत्नी और लासेनबर्ग की भविष्य की रानी के रूप में प्रस्तावित करने के लिए वहां था। चार्ल्स ने स्वीकार किया कि वो भी जापान का अनुभव करना चाहता था, एक ऐसा देश जिसे टेरेसा बहुत पसंद करती थी, और उसने उसे आश्वासन दिया कि उसकी विश्वविद्यालय और नौकरी कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि वो छुट्टी पर था, चार्ल्स ने टेरेसा को एक फूल भेंट किया जो प्यार की प्रतिज्ञा का प्रतीक था, उसकी स्थिति को लासेनबर्ग की राजकुमारी के रूप में स्वीकार करते हुए। उसने उसके स्कूल जाने में रुचि व्यक्त की, लेकिन वे उसे टेरेसा के बचपन के दोस्त के रूप में पेश करने पर सहमत हुए ताकि अनावश्यक ध्यान आकर्षित न हो। यात्रा के बाद चार्ल्स एक लाल स्पोर्ट्स कार में चला गया। टेरेसा मेरी भावनाओं के बारे में चिंतित हो गई और फिर उसने अलेक्जेंड्रा का सामना किया। अपनी दोस्त की चार्ल्स के प्रति भावनाओं से अवगत थी। अलेक्जेंड्रा ने स्वीकार किया कि वो चार्ल्स की प्रशंसा करती है क्योंकि वो भरोसेमंद है और मानती है कि वो टेरेसा के लिए एक आदर्श मंगेतर होगा, खासकर क्योंकि वो लार्सेनबर्ग की भविष्य की रानी है। अगले दिन टेरेसा चार्ल्स को फोटोग्राफी क्लब ले गई। उसका करिश्मा तुरंत क्लब के सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर गया और हाजिमे ईर्ष्यालु हो गया, महसूस करते हुए कि चार्ल्स के पास सब कुछ है, रूप, धन और करिश्मा। चार्ल्स ने खुद को पेश किया और तस्वीरों में वास्तविक रुचि दिखाई, पूरे क्लब की प्रशंसा अर्जित की, और वो विशेष रूप से मेरी तस्वीरों से आकर्षित हुआ जिसमें जापान की भावना व्यक्त की गई थी। अलेक्जेंड्रा का चेहरा लाल हो गया जब चार्ल्स ने उसकी तस्वीरों की प्रशंसा की जिसे काओरू ने देखा और उसे हल्के से छेड़ा। उसी पल काओरू ने मुझसे कहा कि चार्ल्स और टेरेसा एक महान जोड़े लगते हैं, जिसे टेरेसा ने गलती से सुन लिया। स्कूल के बाद टेरेसा चार्ल्स को मेरे परिवार के कैफे में ले गई। चार्ल्स ने जगह की प्रशंसा की और कहा कि अगर वो पास में रहता तो वो हर दिन आता। यूई ने उस विचार को प्रोत्साहित किया, वह भी उससे आकर्षित थी, और यहाँ तक कि मेरी आमतौर पर आरक्षित बिल्ली भी चार्ल्स की ओर आकर्षित हुई, जिससे सभी हैरान रह गए। यूई ने चार्ल्स की टेरेसा के बचपन के दोस्त होने के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने सच्चाई का खुलासा न करने के लिए बातचीत को टाल दिया। चार्ल्स ने कैफे में प्रदर्शित तस्वीरों पर ध्यान दिया और पता चला कि वे मेरे दिवंगत पिता द्वारा ली गई थीं। टेरेसा ने समझाया कि मेरे माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे जिसने मुझे एक फोटोग्राफर बनने के लिए प्रेरित किया था। इससे चार्ल्स को अपनी दौलत और अच्छे दिखने के बारे में असहज महसूस हुआ, जानकर कि मैंने कठिनाई का सामना किया था। जाने से पहले काओरू ने चार्ल्स को एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी टेरेसा और अलेक्जेंड्रा के साथ योजना थी। बाद में यूई ने मुझसे कहा कि चार्ल्स अद्भुत है और संदेह किया कि मैं बराबरी नहीं कर सकता। अगले दिन क्लब ने काओरू की भव्य पार्टी में भाग लिया और हाजी में फैशनेबल भीड़ के बीच खुद को जगह से बाहर महसूस कर रहा था। उसने हिनाको की प्रशंसा की, उसकी सुंदरता से आकर्षित हुआ। बकी केंटारो स्वादिष्ट व्यंजनों, विशेष रूप से मांस बुफे से उत्साहित था। दूर से उन्होंने चार्ल्स को देखा और गलती से उसे दो गर्लफ्रेंड के साथ समझ लिया, लेकिन जल्दी ही एहसास हुआ कि वे टेरेसा और अलेक्जेंड्रा थे। टेरेसा और मैंने एक दूसरे को देखा और मैं उसके रूप से आकर्षित हो गया। चार्ल्स ने समझाया कि एक दोस्त ने उसे आमंत्रित किया था और वो टेरेसा और अलेक्जेंड्रा को मेहमान के रूप में लाया था, जबकि मैं टेरेसा को बहुत देर तक घूरता रहा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। चार्ल्स को जल्दी ही बुलाया गया और सब लोग तितर बितर हो गए। काओरू ने सामाजिकता की। केंटारो बुफे की ओर भागा और हाजिमे ने हिना द्वारा खींच लिए जाने से पहले एक सुडौल महिला के पास पहुंचा। मैं पीछे रह गया, चुपचाप तस्वीरें ले रहा था। पार्टी में एक महिला ने गलती से टेरेसा की पोशाक पर शैंपेन गिरा दिया और अलेक्जेंड्रा ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा, लेकिन टेरेसा ने खुद को साफ करना चुना। अपने रास्ते में उसने पास में एक इमारत की खोज की जिसका उपयोग रेनबो जर्नल द्वारा किया गया था और उसने तलाश करने का फैसला किया। इस बीच पार्टी की लड़कियां चार्ल्स के साथ नृत्य करने की कोशिश कर रही थीं और उसने उनसे बचने के लिए अलेक्जेंड्रा को नृत्य के लिए आमंत्रित किया। हालांकि हिचकिचाते हुए वह सहमत हो गई और उन्होंने दूसरों की देखरेख में नृत्य किया, लेकिन काओरू ने उनकी बातचीत में कुछ अलग देखा। चार्ल्स को राहत महसूस हुई कि टेरेसा के दोस्त बहुत दयालु थे। हालांकि अलेक्जेंड्रा ने कुछ समस्याओं वाले लोगों को देखा। वह चिंतित था कि टेरेसा को घर की याद आ सकती है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वो ही था जो अधिक से अधिक जुड़ा हुआ था। उसी समय मैं रेनबो जनरल की इमारत में तस्वीरें ले रहा था। मैं टेरेसा को देखकर हैरान था और जब अचानक बारिश होने लगी तो हम एक साथ बारिश से बचे। मैंने उसे अपना जैकेट दिया, या चिंता करते हुए कि उसे ठंड लग सकती है, और हमने अपनी पहली मुलाकात को याद किया जो बारिश में भी हुई थी और मेरी तस्वीरों को देखते हुए हंसे। जब बारिश रुक गई और आसमान तारों से भर गया तो टेरेसा ने ध्रुव तारे की ओर इशारा किया। उसने समझाया कि यह मार्गदर्शन और सौभाग्य का प्रतीक है जिसे उसकी धाय ने उसे दिखाया था जब उसकी माँ बहुत व्यस्त थी। जब उसने अस्थायी रूप से अपनी दृष्टि खो दी तो ध्रुव तारा ही था जिसने उसकी मदद की। मैंने साझा किया कि मेरे दादाजी भी इसी तरह की बात मानते थे और मैं बचपन से ही उस तारे को देखता रहा था। उस पल में टेरेसा को एहसास हुआ कि हम दोनों ही उस तारे को देख रहे थे जब तक हमें याद है। पार्टी में वापस चार्ल्स चिंतित होने लगा क्योंकि टेरेसा बहुत देर तक चली गई थी और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। अलेक्जेंड्रा भी उसे ढूंढ रही थी, लेकिन जल्दी ही काओरू उसके पास पहुंच गया जिसने उसे बताया कि टेरेसा कहाँ थी। अलेक्जेंड्रा रेनबो जनरल की इमारत में भाग गई जहां उसने टेरेसा को मुझसे बात करते हुए पाया। टेरेसा को अलेक्जेंड्रा को कांपता हुआ महसूस हुआ, ठीक वैसे ही जैसे वे बच्चे थे, और चार्ल्स और काओरू ठीक बाद में आए।
चार्ल्स ने अलेक्जेंड्रा को सांत्वना दी और टेरेसा की देखभाल करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया। फिर वो उनके साथ चला गया। मुझे चार्ल्स और टेरेसा के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया। घर पर टेरेसा ने अलेक्जेंड्रा से माफी मांगने की कोशिश की और फिर दृढ़ता से उसने चार्ल्स से शादी करने और रानी बनने के अपने फैसले की घोषणा की, भले ही इसका मतलब जापान में अपने दोस्तों को छोड़ना हो। उसने बताया कि उसने ये फैसला तब किया था जब वे पहली बार देश में आए थे, और अलेक्जेंड्रा मुस्कुराई उसके शब्दों से भावुक हो गई। उस रात्रि एक तेज संस्करण शर्लक होम्स के बारे में एक उपन्यास पढ़ रही थी जब उसने देखा कि उसकी बिल्ली अपने मुंह में कुछ लेकर कमरे में आ जा रही थी। हाल ही में वह बहुत बाहर जा रही थी, इसलिए उसने कुछ खाना रखाया, उम्मीद करते हुए कि वो वापस आ जाएगी। सुबह यूई ने मुझे जगाया और मुझे बताया कि बिल्ली वापस नहीं आई है क्योंकि खाना वैसा ही था। कॉफी की दुकान पर उसने सभी के साथ खबर साझा की और मैंने मजाक में कहा कि बिल्ली अपनी प्रेमिका के साथ भाग गई थी और परहेज कर रही थी कि जाने का समय आ गया था। वो रोने लगी सोचकर कि बिल्ली कब से उसके साथ थी। काओरू केंटारो और मैंने यूई की बिल्ली के साथ कुंडली मारकर सोते हुए पुरानी तस्वीरें देखी। पशु प्रेमी केंटारो ने खोज में मदद करने का प्रस्ताव दिया। काओरू शामिल होने के लिए सहमत हो गया और मैंने दादाजी से मदद के लिए छुट्टी मांगी। समूह ने खोज के लिए तैयारी की और काओरू और केंटारो ने एक लॉन्ड्री नेट लिया क्योंकि बिल्ली उन्हें पसंद नहीं करती थी, जबकि यूई और मैं एक पिंजरा बिल्ली का खाना और बिल्ली की प्रेमिका के रूप में पेश करने के लिए एक नया खिलौना लेकर आए। जैसे ही वे जाने वाले थे, टेरेसा और अलेक्जेंड्रा अपने होटल से बाहर निकले। यूई ने उन्हें बताया कि बिल्ली गायब हो गई है और टेरेसा बहुत चिंतित लग रही थी। हालांकि उन्हें चार्ल्स से मिलना था, अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा की चिंता देखी और फैसला किया कि उन्हें मदद करनी चाहिए। समूह ने कॉफी की दुकान के आसपास खोज की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और टेरेसा ने उन्हें बताया कि वो और अलेक्जेंड्रा इसमें शामिल होंगे, जिससे यूई का हौसला और बढ़ गया। केंटारो ने सुझाव दिया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि बिल्लियां एक बड़े क्षेत्र में घूमती हैं। काओरू ने हाजिमे को मदद के लिए बुलाया, लेकिन हाजिमे ने कहा कि वो हिनाको के साथ खरीदारी कर रहा है, जिससे काओरू ये मानकर उत्साहित हो गया कि वे डेटिंग कर रहे थे। लेकिन हिनाको ने स्पष्ट किया कि ये डेट नहीं थी और हाजिमे को सिर्फ नए कपड़ों की जरूरत थी क्योंकि उसे अपने पंख पोशाक के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो कि विकृत लग रहा था। हाजिमे और हिनाको का इंतजार करते हुए समूह टीमों में बंट गया। टेरेसा अलेक्जेंड्रा के साथ गई, मैं काओरू के साथ गया और केंटारो ने यूई के साथ मिलकर काम किया जो जासूसी कहानियों से प्रेरित थी। वह और केंटारो ने सुरागों का पता लगाया और केंटारो ने बताया कि उसे बचपन से ही जानवरों के बारे में किताबें पढ़ना पसंद था। अचानक कार को यूई से टकराने ही वाला था, लेकिन केंटारो ने उसे ट्रांसपोर्टेशन होने से बचा लिया और जब उसने उसे कसकर पकड़ा तो वो लाल हो गई। इस बीच काओरू और मैं शहर में खोज कर रहे थे, सभी को बिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे थे। काओरू उसमें अपनी एक तस्वीर का उपयोग करना जारी रखता है जिससे आसपास की लड़कियां लाल हो जाती हैं। टेरेसा और अलेक्जेंड्रा ने खाद्य बाजार में खोज की और टेरेसा ने पूछताछ करते हुए बहुत सारी चीजें खरीदी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर चार्ल्स ने फोन किया और हालांकि उसे टेरेसा और अलेक्जेंड्रा से मिलना था, उसने उनकी देरी को समझा। उसने बताया कि उसने कल रात टहलते समय पुल के पास बिल्ली को देखा था। सब पार्क में आए और चार्ल्स ने समझाया कि बिल्ली का खिलौना नदी में गिर गया था और बिल्ली उसके पीछे कूद गई थी। चार्ल्स ने बिल्ली को बचाया जो अपने खिलौने के बिना परेशान लग रही थी और उसे वापस कर दिया, लेकिन बिल्ली घर जाने के बजाय अपने रास्ते पर चलती रही। चार्ल्स ने बाद में एक बिल्ली को एक बेंच के नीचे आराम करते हुए पाया और मजाक में उससे एक सवाल पूछा। केंटारो ने सोचा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन चार्ल्स ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने कहा कि बिल्ली ने उसे बताया कि उनकी बिल्ली अब एक फूलों की दुकान में है। वे तुरंत भागते हुए पहुंचे और बिल्ली को छत पर पाया, लेकिन उसने उनकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया। चार्ल्स ने कहा कि बिल्ली ये नहीं बताएगी कि वो नीचे क्यों नहीं आएगी और यूई ने जासूसी मोड में स्विच कर दिया। उसे एक सूरजमुखी का फूल मिला और उसे अपने उपन्यास में एक पल याद आया। अलेक्जेंड्रा ने कहा कि सूरजमुखी किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादारी का प्रतीक है और यूई को एहसास हुआ कि उसकी बिल्ली प्यार में थी। टेरेसा ने उस दिशा में देखा जहां बिल्ली टकटकी लगाकर देख रही थी और चेरी को देखा जिसे टेरेसा ने एक बार बचाया था, और यूई की बिल्ली ने अपना खिलौना ऐसे निकाला जैसे वो उसे प्रपोज कर रहा हो। चेरी खिड़की से गायब हो गई और यूई की बिल्ली कूद गई, भले ही वो एक चलती हुई मोटी गांठ थी कांच से टकराकर नीचे गिर गई। यूई ने उसे समय पर पकड़ लिया और चेरी का मालिक बाहर निकला चियाकी, जिसे केंटारो ने पहचान लिया। उसने कहा कि बिल्ली सुबह से छत पर थी और वह बहुत चिंतित थी। केंटारो ने उसे समूह से मिलवाया और जाने से पहले चियाकी ने केंटारो के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने बाल कटवाने के लिए अपनी दुकान पर आमंत्रित किया। यूई ने उनके बीच एक संबंध देखा और काओरू ने सोचा कि क्या चियाकी वो व्यक्ति थी जिससे केंटारो को एक तरफा प्यार था। केंटारो ने घोषणा की कि मामला सुलझ गया है, लेकिन यूई समूह से आगे निकल गई क्योंकि हालांकि उन्होंने बिल्ली को ढूंढ लिया था, उसे केंटारो को चियाकी के साथ देखने के बाद यह एक सुखद अंत नहीं लगा। समूह खाद्य बाजार में पहुंचा और चार्ल्स, काओरू और मैंने प्यार पर चर्चा की।
चार्ल्स जानते थे कि मुझे कभी प्यार नहीं हुआ था और चार्ल्स ने कबूल किया कि वो प्यार में था, लेकिन ये नहीं जानता था कि लड़की को ऐसा ही कैसे महसूस कराया जाए। टेरेसा को देखते हुए केंटारो ने ताकोयाकी खरीदा और यूई के बगल में बैठ गया, जो अभी भी दुखी लग रही थी। उसने चियाकी के बारे में पूछा और केंटारो ने कबूल किया कि उसे वो पसंद थी, लेकिन समझाया कि चियाकी उसे एक छोटे भाई की तरह देखती है। उसने कहा कि उसका प्यार उसके लिए एक तरफा था, लेकिन वो इससे ठीक था जब तक वो मुस्कुराती थी और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैन्युई, टेरेसा और अलेक्जेंड्रा घर चले गए। मैं पहले अंदर चला गया और टेरेसा ने धीरे से यूई से पूछा कि क्या वो ठीक है। यूई अचानक रो पड़िया, कहते हुए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करती थी जो उसे कभी वापस प्यार नहीं करेगा, और टेरेसा ने उसे चुपचाप गले लगा लिया जबकि यूई रो रही थी। अगले दिन टेरेसा और अलेक्जेंड्रा सूरजमुखी के गुलदस्ते के साथ मेरी कॉफी की दुकान पर आए और उन्होंने इसे सामने की खिड़की पर रखा जहां यूई इसे देख सकती थी। उसी समय बिल्ली फिर से बाहर निकली, लेकिन इस बार यूई ने उसे अपने प्यार का पीछा करने दिया है, जानकर कि वे एक ही नाव में थे। उस रात अपनी दौड़ के दौरान चार्ल्स फिर से बिल्ली से मिला और उसने उससे कहा कि वो अपने प्यार को न छोड़िया वही था जो टेरेसा ने उससे सालों पहले कहा था जब उसने अपने कीमती कंगन को बचाने से इनकार कर दिया था। फोटोग्राफी क्लब और चार्ल्स माउंट फूजी गए क्योंकि स्टार फोटोग्राफी प्रतियोगिता की समय सीमा करीब थी, और हाजिमे बहुत उत्साहित हो गया कल्पना करते हुए कि सभी बेहतरीन तस्वीरें महिला वक्रों के बारे में होनी चाहिए। चार्ल्स हाजिमे की ऊर्जा से रोमांचित होकर ड्राइविंग करते समय भी ऐसा ही कुछ कल्पना कर रहे थे। जब वे माउंट फूजी की तस्वीर लेने के लिए सबसे अच्छे स्थान पर पहुंचे तो टेरेसा ये देखकर चकित रह गईं, क्योंकि पहाड़ को देखना उसकी इच्छाओं में से एक था। दुर्भाग्य से बादलों ने दृश्य को अवरुद्ध कर दिया और हाजिमे ने अपना ध्यान अपनी अगली योजना पर केंद्रित किया। देर तक जागकर और सूरज उगने तक सितारों की तस्वीरें लेते रहे। समूह ने पास के एक मंदिर का दौरा किया और टेरेसा उत्साहित थी क्योंकि यह रेनबो जनरल के एक दृश्य जैसा था। उसी समय अलेक्जेंड्रा चार्ल्स को टकटकी लगाकर देख रही थी, लेकिन काओरू ने एक फोटो बॉम्ब के साथ भीड़ को तोड़ दिया। उसके बाद सभी ने प्रार्थना की और भाग्यशाली ओमिकुजी को खींचा। टेरेसा और अलेक्जेंड्रा के लिए यह पहली बार था और टेरेसा को एक अच्छा भाग्यशाली आकर्षण मिला जिसमें कहा गया था कि जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रही थी वो बिना किसी चेतावनी के आएगा। वो इसके अर्थ के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन मैंने समझाया कि ये एक आत्मीय साथी का उल्लेख कर सकता है, लेकिन हिनाको ने सुझाव दिया कि इसका मतलब सिर्फ एक भाग्य लाने वाला व्यक्ति हो सकता है। इस बीच अलेक्जेंड्रा और केंटारो को बुरे भाग्य के आकर्षण मिले, उन्हें अपने रिश्तों को छोड़ने की चेतावनी दी। चार्ल्स को एक भाग्यशाली आकर्षण मिला जिसमें कहा गया था कि बिना प्यार के जीवन मौत से भी बुरा है। हाजिमे इस भावना से सहमत था क्योंकि उसके लिए हिना के बिना जीवन मौत जैसा था। उसके बाद लड़के मंदिर के पास इकट्ठा हुए और मैंने कबूल किया कि मुझे एक बुरा प्रेम आकर्षण मिला था, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। केंटारो ने मेरे रवैये की प्रशंसा की, जबकि काओरू को तीसरी कोशिश के बाद एक सुपर भाग्यशाली प्रेम आकर्षण मिला और उसने दूसरों को फिर से खींचने के लिए प्रोत्साहित किया। काओरू को प्यार के बारे में बात करते हुए सुनकर चार्ल्स को इसके बारे में उत्सुकता हुई। काओरू ने अपनी इस धारणा को साझा किया कि प्यार सभी के लिए है, खासकर खुद जैसे व्यक्ति के लिए जो खुद से बहुत प्यार करता है। उसने मजाक में कहा कि अलेक्जेंड्रा उसे जितना चाहे उतना प्यार कर सकती है, लेकिन उसने उससे कहा कि ऐसा होने से पहले सुअर उड़ेंगे, और जब वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो समूह हंस पड़ा। हाजिमे ने एक तरफा प्यार के बारे में बात की जिससे हिनाको उत्साहित हो गई, लेकिन हाजिमे ने हिना के उससे चिपके रहने के क्षण के बारे में सोचते हुए उस पल को खराब कर दिया। केंटारो ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मैंने प्यार कोई मछली से भ्रमित कर दिया। होटल में हिनाको ने टेरेसा और अलेक्जेंड्रा से पूछा कि लोग कैसे प्यार में पड़ते हैं। अलेक्जेंड्रा ने कहा कि यह आमतौर पर किसी के चेहरे को पसंद करने से शुरू होता है जब तक कि आप हाजिमे न हों जो पहले लड़कियों की आत्मा को देखता है। स्नान के बाद लड़के टेबल टेनिस खेले और काओरू ने केंटारो को हराया, जबकि चार्ल्स ने मुझे लगभग हरा दिया। उसके बाद सभी ने रात के शूट से पहले आराम किया। अलेक्जेंड्रा बारिश और हवा के कारण सो नहीं पाई, इसलिए वो बाहर निकली और चार्ल्स को अपनी कंपनी से फोन पर बात करते हुए पाया। उसे सोने में कठिनाई देखकर उसने अलेक्जेंड्रा को सोने में मदद करने के लिए एक संगीत प्लेयर दिया और टेरेसा ने बातचीत सुनी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खुश देखा। आधी रात को समूह ने स्टारगेजिंग शूट शुरू किया और चार्ल्स काम निपटाने के लिए रुके अपनी लगन से केंटारो को प्रभावित किया। जैसे ही वे शूट की जगह पर चले, हाजिमे ने सोचा कि ये एकमात्र ऐसा साल हो सकता है जब वह दोस्तों के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो क्योटो विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रहा था और उसने टेरेसा को टूर देने का वादा किया था अगर उसे मौका मिले। केंटारो को याद आया कि टेरेसा और अलेक्जेंड्रा का एक्सचेंज प्रोग्राम अगले साल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक साल का समझौता था। काओरू ने मजाक में कहा कि अलेक्जेंड्रा उसके बिना अकेली हो जाएगी। अलेक्जेंड्रा गुस्से में आ गई, जिससे वो डरकर भाग गया, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसे सबकी याद आएगी। और जब उसने अगले साल के बारे में सोचा तो टेरेसा मेरे लिए चिंतित होने लगी। उसके बाद समूह शूट की जगह पर पहुंचा और तैयारी करने लगा। टेरेसा और अलेक्जेंड्रा अपने उपकरणों के साथ लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी मदद की।
कैमरे को समायोजित करते हुए मैंने साझा किया कि मैंने बचपन से ही एक फोटोग्राफर बनने का सपना देखा था। टेरेसा ने मेरी लगन की प्रशंसा की और बताया कि वो एक बार बैले डांसर बनना चाहती थी लेकिन अपनी ऊंचाई के कारण छोड़ दिया। जब उससे पूछा गया कि अब वो क्या बनना चाहती है तो उसने कहा कि उसका सपना आभारी रहना और हर दिन मुस्कुराना है। काओरू ने उसे बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे वो जो एक प्रसिद्ध शेफ बनना चाहता था। एलेक्जेंड्रा ने कहा कि उसके जैसी स्वस्थ आत्मा और शरीर सफलता की कुंजी है और जॉनी सिंस जैसे चैंपियन भी इसी तरह जीते हैं। उसके बाद मैंने सभी के लिए कॉफी बनाई और काओरू बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके तुरंत बाद सो गया। इस बीच में और टेरेसा तस्वीरों के साथ काम करते हुए जागे रहे। उसी समय टेरेसा लगभग झील में गिर गए, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। जैसे ही हम बादलों के हटने का इंतजार कर रहे थे, उसने पूछा कि मैं स्कूल और क्लब दोनों में सब कुछ कैसे संभाल पाता हूँ। मैंने समझाया कि अपने माता पिता को खोने के बाद मुझे जल्दी बड़ा होने की जरूरत महसूस हुई। मुझे एक ऐसी स्मृति याद आई जहां टेरेसा ने मुझे अपने पिता की तस्वीर देखने के बाद मजबूत बनने के बारे में कुछ बताया था। टेरेसा ने तब खुलासा किया कि उसने बचपन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को रुलाया था और तब से दूसरों को चोट पहुंचाने से डरती थी। उसने चाहा कि वो उस पल को मिटा सके, लेकिन मैंने उसे आश्वासन दिया कि अतीत को भविष्य को नियंत्रित नहीं करना चाहिए और हमें सीखना और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे शब्दों ने टेरेसा को छुआ और उसने मेरे साथ एक मजबूत संबंध महसूस किया। उसी समय बादल आखिरकार हट गए और हमने एक साथ सितारों को देखा। मैंने सभी सितारों और नक्षत्रों की ओर इशारा किया और टेरेसा मेरी ओर झुक गई, हमारे इस पल का आनंद ले रही थी। लेकिन एक नींद में चलने वाले काओरू ने हस्तक्षेप किया। टेरेसा के आश्चर्य ने उसे जगा दिया और जब उसने स्पष्ट रूप से सितारों को देखा तो उसने दूसरों को जगा दिया। समूह फिर से इकट्ठा हुआ और साफ तारामंडल को देखकर चकित रह गया और उन सभी ने सूरज उगने तक तस्वीरें लीं। लेकिन जैसे ही सूरज निकला, मैंने चुपचाप टेरेसा की एक तस्वीर ली। कुछ दिनों बाद टेरेसा और अलेक्जेंड्रा चार्ल्स के साथ हवाई अड्डे गए। टेरेसा ने उसे तकिया की उपहार के रूप में दिया और लार्सनबर्ग जाने से पहले चार्ल्स ने अलेक्जेंड्रा को टेरेसा पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि उसे और टेरेसा दोनों को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। प्रस्थान करने से पहले उसने टेरेसा के हाथ को चूमा और वादा किया कि वो घर पर उसका इंतजार करेगा। जब वो गेट पर गया तो उसने अपनी भावनाओं को छिपाया, क्योंकि वो टेरेसा से प्यार करता था। हवाई अड्डे के बाहर अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा का सामना किया, लार्सनबर्ग लौटने की अपनी योजना की घोषणा की और टेरेसा को चार्ल्स से शादी करके रानी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने टेरेसा से पूछा कि क्या उसने अपना मन बदल लिया है, लेकिन टेरेसा चुप रही। अलेक्जेंड्रा जानती थी कि टेरेसा मुझसे प्यार करती थी और टेरेसा ने यह सच स्वीकार किया कि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने अपने शाही कर्तव्यों को पूरा करने और लार्सनबर्ग की रानी बनने का वादा किया। सालों पहले टेरेसा और अलेक्जेंड्रा ने अपनी नानी से जापान के इंद्रधनुषी जनरल के बारे में एक कहानी सुनी थी। प्रेरित होकर टेरेसा ने उससे शादी करने और रानी बनने का सपना देखा, जबकि अलेक्जेंड्रा बड़ी होकर उसे बचाने वाली निंजा बनना चाहती थी। फिर कई साल बाद टेरेसा के जापान आने से पहले उसने अपनी नानी से कहा कि वो अलेक्जेंड्रा के साथ जाएगी और नानी ने उन्हें पोलारिस को याद रखने की सलाह दी, क्योंकि ये उन्हें आगे के अनुभवों में मार्गदर्शन करेगा। फिर टेरेसा उस सपने से जाग गई, लार्सनबर्ग में अपने जीवन से कटा हुआ महसूस कर रही थी। वो और अलेक्जेंड्रा गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल लौटे और गेट पर उनके दोस्तों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मैंने टेरेसा में कुछ अलग देखा और चार्ल्स और उसके जाने के तरीके को संक्षिप्त रूप से याद किया। टेरेसा अजीब व्यवहार कर रही थी और जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है तो अलेक्जेंड्रा ने हस्तक्षेप किया और समझाया कि वो बस नए सेमेस्टर के बारे में उत्साहित थी। घंटी बजी और सब लोग कक्षा में चले गए। कक्षा के दौरान मैंने टेरेसा के बालों पर एक कैटरपिलर देखा। वो घबरा गई और अलेक्जेंड्रा ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे शांति से उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिस पर पूरी कक्षा ने तालियां बजाईं। टेरेसा ने मुझे धन्यवाद दिया, जिससे सभी को खुशी हुई। बाद में एक परीक्षा के दौरान टेरेसा ने अपना इरेजर मेरी मेज के नीचे गिरा दिया। मैंने उसे उठाया और उसने फिर से मुझे धन्यवाद दिया। काओरू ने उसके अजीब व्यवहार पर टिप्पणी की और अलेक्जेंड्रा ने जोर देकर कहा कि टेरेसा बस बड़ी हो गई थी, लेकिन हिनाको चुपचाप देख रही थी, ये सहज महसूस कर रही थी। क्लब रूम में जब टेरेसा एक पत्थर की तस्वीर ले रही थी, हिनाको ने अलेक्जेंड्रा से टेरेसा के अजीब व्यवहार के बारे में पूछा, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने उसे आश्वासन दिया कि टेरेसा वापस सामान्य हो गई थी। काओरू को अभी भी कुछ गलत लग रहा था और यह सुनकर मैं भी ऐसा ही सोचने लगा। स्कूल के बाद बारिश शुरू हो गई और छाता न होने के कारण टेरेसा और अलेक्जेंड्रा बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा और अपना छाता देते हुए कहा कि मैं काओरू के साथ जाऊंगा। उन्होंने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया और काओरू ने उम्मीद की कि मैं भी उसके लिए एक छाता लाया था, लेकिन महसूस किया कि हम दोनों फंस गए थे, क्योंकि वो भी अपना छाता नहीं लाया था। इसलिए हम बारिश में दौड़ते हुए मेरे घर गए। बाद में टेरेसा और अलेक्जेंड्रा छाता वापस करने के लिए मेरे कॉफी शॉप आए और जब मैं और काओरू भीगे हुए दिखाई दिए तो टेरेसा अचानक अपनी दूर की भावना से बाहर निकली और हमें बारिश में घर जाने देने के लिए माफी मांगी। अगले दिन फोटोग्राफी क्लब ने उस तस्वीर के लिए वोट करने के लिए इकट्ठा किया, जिसे वे स्टार थीम प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत करेंगे। टेरेसा ने एक स्टार के आकार के पत्थर की तस्वीर प्रस्तुत की और हाजिमे ने ढीली विषय व्याख्या के बावजूद इसे अनुमति दी।
अलेक्जेंड्रा ने गर्व से एक स्टार के आकार की आइसक्रीम शंकु की तस्वीर दिखाई यह सोचकर कि ये खास थी, लेकिन काओरू हंसाया कहते हुए कि जापान में इसमें कुछ भी खास नहीं था। केंटारो ने अपने सिर पर एक स्टार के आकार के निशान वाली बिल्ली प्रस्तुत की, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया और काओरू ने अपनी यात्रा से एक धुंधली तस्वीर साझा की और हाजिमे ने उसे फोटोग्राफी तकनीक पर सलाह दी। बाद में हिनाको ने मिल्की वे की तस्वीर से समूह को चकित कर दिया और हाजिमे ने भी उसी दृश्य की एक पेशेवर तस्वीर प्रस्तुत की। फिर जब मेरी प्रविष्टि प्रस्तुत करने का समय आया तो मैं अचानक गिर पड़ा और समूह जल्दी से मुझे घर ले गया। वहां यूई को पता चला कि मुझे बुखार था, लेकिन वो कैफे का प्रबंधन करने के लिए वहीं रुकी रही। टेरेसा और अलेक्जेंड्रा जिम्मेदार महसूस करते हुए यूई के दादा से पूछा कि क्या वे मदद कर सकते हैं। हालांकि उसने कहा कि ये उनका बोझ नहीं था। उसने उन्हें मदद करने की अनुमति दी और यूई ने उन्हें एप्रन दिए, जबकि हिनाको और हाजिमे ग्राहक बनना पसंद करते थे। बाद में टेरेसा ने एक बुजुर्ग जोड़े से ऑर्डर लिया और उन्होंने मेरी कड़ी मेहनत और शायद ही कभी बीमार पड़ने की याद दिलाई। तभी काओरू ये खबर लेकर लौटा कि मुझे केवल ठंड लगी थी और उसे मतदान में देरी करने के लिए खेद था। उसने मुझे खाना पकाने की पेशकश की, लेकिन यूई ने अपनी विशेष औषधीय डिश बनाने पर जोर दिया, एक ऐसा व्यंजन जिसने एक बार उसके दादा को जल्दी ठीक होने में मदद की थी। हालांकि ये बहुत मसालेदार था। मैंने मसालेदार भोजन खाया, फिर दूसरों के आराम करते हुए सो गया। चेकआउट पर बुजुर्ग जोड़े ने टेरेसा को इंद्रधनुषी जनरल का एक लाइव प्रदर्शन दिया और उसे इसे देखने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्तन धोते समय यूई ने देखा कि मेरा कटोरा गायब था और टेरेसा से इसे लाने के लिए कहा। मेरे कमरे में टेरेसा ने मेरी मिल्की वे की तस्वीर पाई और यात्रा के दौरान हमारे पल को याद किया। तभी हवा चली और जब उसने खिड़की बंद की तो उसने मेरे द्वारा दोस्तों की कई अन्य तस्वीरें देखीं, जिसमें वो भी शामिल थी, और मेरे लिए उनके गहरे अर्थ को महसूस किया। उसने सोती हुई बिल्ली को मुझ पर से उठाया, गिरे हुए बुखार के पैच को बदला और मेरे शांत चेहरे को करीब से देखा। उसने झुककर अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और एक पल के लिए मुझे चूमा, लेकिन बीच में रुक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गया जानकर कि वो मुझे चाहती थी। बिल्ली ने उसे सांत्वना दी और उसने उसे गले लगा लिया। अपने प्यार का बोझ एक भविष्य की रानी की भूमिका से दब रहा है। अगले दिन उन्होंने मुझे ठीक पाया और टेरेसा ने मुझसे उसे कहीं ले जाने के लिए कहा। अगले दिन टेरेसा ने उस महल का दौरा किया जहां वो मुझसे पहली बार मिली थी। बाद में उसने मेरी बिल्ली और चेरी को पास से गुजरते हुए देखा और दूर से मैंने टेरेसा को देखा और पहले की तरह मैं उससे मोहित हो गया। वो मेरे पास आई, लेकिन मैं भ्रमित लग रहा था क्योंकि अलेक्जेंड्रा उसके साथ नहीं थी। टेरेसा ने समझाया कि अलेक्जेंड्रा की एक और मुलाकात थी और मुझे स्टार ट्री में इंद्रधनुषी जनरल प्रदर्शनी के लिए एक टिकट दिखाया। मुझे ये अजीब लगा क्योंकि स्टार ट्री हमारे घर से महल की तुलना में दूर था। जब हम स्टार ट्री पहुंचे तो मैंने तस्वीरें ली, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण मुझे चक्कर आ रहा था और मैंने कहा कि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, लेकिन हवाई जहाज से यात्रा करने से बचता हूं। जब मैं शो देखने के लिए अंदर जाने वाला था तो टेरेसा ने मुझे रोक दिया, या खुलासा करते हुए कि प्रदर्शनी वास्तव में भूतल पर थी। उसने मुझे चिढ़ाया कहते हुए कि मैं हमेशा खुद को दबाता हूं और दूसरों को खुद से पहले रखता हूं, जिसे मुझे रोकना चाहिए। अंदर टेरेसा इंद्रधनुषी जनरल द्वारा उपयोग किए गए वास्तविक प्रॉप्स को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और अंत में उसने मुझे वो कुआं भी दिखाया जिसका उसने हमारी पहली मुलाकात से उल्लेख किया था। हमने एक आर्केड गेम खेला और टेरेसा ने मुझसे इंद्रधनुषी जनरल के इंद्रधनुषी ड्रॉप जीतने के लिए कहा। मैंने आसानी से जीत हासिल की और उन्हें उसे दे दिया। टेरेसा ने उल्टा इंद्रधनुषी पंखा जीतने के लिए एक बारी ली। उसे परेशानी हुई, लेकिन अंतिम शॉट पर उसने लक्ष्य को मारा। मुझे कुछ अजीब लगा। ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे बार के नियमित ग्राहकों में से एक जनरल का एक प्रशंसक एक छिपी हुई जगह से शूटिंग करके टेरेसा की गुप्त रूप से मदद कर रहा था। एक सुरक्षा गार्ड ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे इमारत से बाहर ले गया। बाद में टेरेसा और मैंने इंद्रधनुषी जनरल का एक नाटक देखा। प्रदर्शन के दौरान एक खलनायक दिखाई दिया और उन्हें भागने के लिए चिल्लाया। मैंने मान लिया कि ये नाटक का हिस्सा था, लेकिन टेरेसा ने मुझे खींच लिया, जिससे मैं शर्मा गया। हमें खलनायक ने घेर लिया, लेकिन इंद्रधनुषी जनरल आ गया और उसे हरा दिया। बाद में सभी ने जनरल के प्रसिद्ध उद्धरण को एक साथ पढ़ा और मुझे इस पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब टेरेसा ने मुझे प्रोत्साहित किया तो मैं इसमें शामिल हो गया। एक इनाम के रूप में हमने इंद्रधनुषी जनरल के साथ एक तस्वीर ली और एक कर्मचारी ने टेरेसा की तारीफ करते हुए उसे मेरी खूबसूरत प्रेमिका कहा, जिससे हम दोनों शर्मा गए। इंद्रधनुषी जनरल के स्मृति चिन्हों को देखने के बाद हम दोपहर का भोजन करने गए और मैं ये देखकर चकित रह गया कि सभी व्यंजन इंद्रधनुषी रंग के थे, या सोचकर कि उनका स्वाद फल जैसा हो सकता है। टेरेसा ने भोजन का आनंद लिया और उस व्यक्ति के बारे में बात की जिसने उसे इंद्रधनुषी जनरल दिखाया, थारेचिल, जो जापानी थी और जिसका मूल नाम रिको था। वो लार्सनबर्ग में एक विनिमय छात्रा बन गई, अपने पति से मिली और वहीं रुक गई। रैचल ने टेरेसा और अलेक्जेंड्रा को इंद्रधनुषी जनरल से मिलवाया क्योंकि वो उनकी नानी थी, और मैं रैचल की प्रशंसा करता था कि वो हवाई जहाज से यात्रा कर सकती थी और विदेश में रह सकती थी। मैंने टेरेसा और रैचल की उनकी बहादुरी के लिए प्रशंसा की कि वे अजीब जगहों पर रहते थे, और टेरेसा ने समझाया कि ज्यादा न सोचने से उसे जापान में जीवन के अनुकूल होने में मदद मिली।
दोपहर के भोजन के बाद हम स्टार ट्री के शीर्ष पर गए ताकि मैं और तस्वीरें ले सकूं। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बारिश हो रही थी और मैंने देखा कि जब मैं टेरेसा के साथ अकेला होता था तो हमेशा बारिश होती थी और मैंने मजाक में कहा कि ये उसकी गलती थी। टेरेसा ने कहा कि बारिश भगवान से सौभाग्य का संकेत है। और फिर मैंने एक बच्चे को अपने माता पिता द्वारा तस्वीर लेते हुए देखा, जिससे मुझे उस दिन की याद आ गई जब मेरे माता पिता का निधन हो गया था। उस दिन का मौसम भी ऐसा ही था और मैं अभी भी दुर्घटना के लिए खुद को दोषी ठहराता था क्योंकि मैंने उनके जाने में देरी नहीं की थी। टेरेसा ने मुझे सांत्वना दिया कहते हुए कि ये मेरी गलती नहीं थी और मैंने अधिक खुलने की कोशिश की लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाया। टेरेसा ने मुझे ये दोहराकर आश्चर्यचकित किया कि मैंने एक बार गलती न दोहराने और उससे सीखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में क्या कहा था। उसने कहा कि मेरे शब्दों ने उसकी मदद की थी और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। बारिश रुक गई और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। मैंने उसकी तस्वीर ली और उसके साथ एक शांत पल साझा किया, लेकिन अचानक ये महसूस करके घबरा गया कि हमारे पैरों के नीचे का फर्श कांच का बना था। घर लौटने के बाद मैंने टेरेसा को प्रदर्शनी से स्मृति चिन्ह दिए। उसने उन्हें ले लिया, लेकिन धीरे से कांप रही थी जैसे कुछ छिपा रही हो। मैंने देखा लेकिन चुप रहा और इससे पहले कि हम अलग होते मैंने कुछ सार्थक कहने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। इसके बजाय मैंने उसे कॉफी के लिए आमंत्रित किया लेकिन उसने मना कर दिया। जब मैं घर में घुसा तो टेरेसा ने धीरे से एक साथ बिताए समय के लिए मुझे धन्यवाद दिया और चली गई। कुछ घंटे पहले टेरेसा और मेरे प्रदर्शनी से निकलने से पहले अलेक्जेंड्रा मेरे कॉफी शॉप में यूई के दादा को रेचल का एक पत्र देने आई थी और बूढ़ा आदमी रेचल के बारे में चिंतित था लेकिन उसे विश्वास था कि वो ठीक रहेगी। अलेक्जेंड्रा ने साझा किया कि रेचल ने एक बार कहा था कि उसके दादा की कॉफी ही एकमात्र चीज थी जो उसे जापान वापस ला सकती थी। आधी रात को मैंने स्टार फोटो प्रतियोगिता के लिए तस्वीरें संपादित की। मुझे टेरेसा की आंखों की एक तस्वीर मिली जिसमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था और मैंने उसे चुना। बाद में मैं और कारू कक्षा में गए और मैंने वो तस्वीर टेरेसा के लॉकर में रख दी ताकि वो उसे सबसे पहले देखे। कक्षा में हम भ्रमित थे क्योंकि टेरेसा और अलेक्जेंड्रा दोनों नहीं आए थे और हमारे शिक्षक अंदर आए और घोषणा की कि पारिवारिक समस्याओं के कारण दोनों लड़कियां अपने गृह देश लौट आई थीं। हिनाको, काओरू और विशेष रूप से मैं सभी सदमे में थे। जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर तैयार की थी, सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ हम लड़कियों के होटल गए, उम्मीद करते हुए कि हम गलत साबित होंगे। कारू ने आंसुओं में होटल को फोन करने की कोशिश की लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पूरा समूह मेरे बालकनी पर इकट्ठा हुआ ताकि टेरेसा के कमरे को देख सके, केवल ये देखने के लिए कि कमरा पूरी तरह से खाली था और उनका सारा सामान गायब हो गया था। मैंने भी विश्वास न करने की कोशिश की लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगा कि उनके जाने का कोई मतलब था। फिर भी मैंने परवाह न करने की कोशिश की क्योंकि मुझे फिर से चोट लगने का डर था। उस रात मैंने इंद्रधनुषी पंखा देखा जो टेरेसा ने मेरे लिए जीता था। मेरी बिल्ली मेरे पास आई और मैंने सोचा कि एक पालतू जानवर भी बिना विदाई कहे क्यों चला जाता है। 1 महीना बीत गया और टेरेसा और अलेक्जेंड्रा ने फिर से संपर्क नहीं किया था। बारिश के दिनों में समूह स्कूल के बाद मेरे कॉफी शॉप में वापस आ गया और हाजिमे ने एक अंडा सैंडविच ऑर्डर किया। मैंने तैयारी शुरू की और टेरेसा का पुराना इंद्रधनुषी कप देखा। हाजिमे हिना की पत्रिका को पलट रहा था, उसे संदिग्ध रूप से झुका रहा था, लेकिन किंटारो ने उसे पकड़ा और उसे डांटा, उसे अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। हाजिमे ने घोषणा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि वो बस परिणामों का इंतजार कर रहा था। हालांकि केंद्र परीक्षा अभी तक हुई नहीं थी। बीयूई ने देखा कि उसकी एक किताब गायब थी और कारू को याद आया कि अलेक्जेंड्रा ने उसे पढ़ा था। चूंकि मैं टेरेसा और अलेक्जेंड्रा से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मेरा टेरेसा के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था और जब हम पिछली बार एक साथ थे तब वो हमेशा की तरह सामान्य थी। मैंने हाजिमे को अंडे के सैंडविच के बजाय ककड़ी का सैंडविच दिया और कारू ने देखा कि मैंने असामान्य व्यवहार किया था। सबके जाने के बाद कारू ने मुझे रात भर रुकने के लिए आमंत्रित किया। वहां हमने देखा कि मेरी बिल्ली अलमारी में फंसी हुई थी और जब मैंने उसे खोला, कारू ने एक जूते का डिब्बा देखा जिसमें टेरेसा ने मुझे जो चीजें दी थीं वे भरी हुई। बिल्ली ने कारू पर झपटने की कोशिश की लेकिन मैंने कोई तस्वीर नहीं ली जो मेरे जैसा नहीं था और मैंने स्वीकार किया कि हाल ही में मुझे तस्वीरें लेने की प्रेरणा नहीं मिली है। जब कारू ने उस तस्वीर के बारे में पूछा जिसे मैं स्टार प्रतियोगिता में भेजने वाला था तो मैंने कहा कि मैंने उसे क्लब के कमरे में छोड़ दिया था और कारू अपने दोस्त के बारे में और भी चिंतित हो गया था। अगले दिन टेरेसा और अलेक्जेंड्रा के पुराने होटल के कमरे में नए लोग चले गए और नया फर्नीचर लाया गया और जबकि बाकी लोग उदास थे, मैंने उदासीन दिखने की कोशिश की। फिर स्कूल में मैंने अपनी प्रतियोगिता प्रविष्टि के लिए क्लब के कमरे में खोज की लेकिन लिफाफा खाली पाया और मेरे दोस्तों ने सोचा कि अंदर क्या था। स्कूल के बाद मैं और कारू एक साथ घर गए और कारू अभी भी आशान्वित था और क्रिसमस की योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा कि मैं अंशकालिक काम पर जाऊंगा जबकि कारू पार्टी की तैयारी करेगा और उसने मुझे चेतावनी दी कि वो एक बड़ी पार्टी बनाएगा और मुझसे उसे खाने में मदद करने की उम्मीद करेगा, भले ही मुझे ये पसंद ना हो। हम एक दुकान से गुजरे जहां टेरेसा जैसी एक पुतली थी और कारू उसे याद किया और सोचा कि अलेक्जेंड्रा क्या कर रही थी।
मैंने ठंडे होकर कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है जिससे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, और काओरू को वो टिप्पणी कठोर लगी। फिर मैंने एक बन खरीदा और काओरू ने पूछा कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मैं चुप रहा, उसे एक बन दिया और चला गया। फिर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान बूढ़ा जोड़ा कैफे में वापस आ गया। उन्होंने यूई को बताया कि पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो ठीक होने के बाद फिर से कॉफी का आनंद लेना चाहता था। टेबल साफ करते समय मैंने पति को अपनी पत्नी को अपने जीवन में होने के लिए धन्यवाद देते सुना, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर पत्नी ने मुझसे टेरेसा के बारे में पूछा और मैंने स्वीकार किया कि हम रेनबो जनरल शो देखने गए थे, और उसने सोचा कि क्या ये उसके लिए एक अच्छी याद थी, जानते हुए कि उसने उसे टिकट दिए थे। उस रात मैंने टेरेसा के बारे में सोचा। मैंने उसकी तस्वीरें देखी जो मैंने खींची थीं, और उस पल को याद किया जब मैं कुछ महत्वपूर्ण कहने वाला था लेकिन खुद को रोक लिया। कुछ दिनों बाद मैं स्टार ट्री पर गया और उस पर चढ़ गया। ऊपर से मैंने शहर को देखा और टेरेसा और अलेक्जेंड्रा जैसी दो आकृतियां देखीं। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन जब वे मुड़े तो मैंने महसूस किया कि वे नहीं थे। फिर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मैंने टेरेसा ने मुझे दी हुई चीजें फेंक दी। स्कूल वापस आकर पूरे समूह ने क्लब के कमरे को साफ करने का फैसला किया ताकि आगे बढ़ सकें। मैंने व्हाइट बोर्ड मिटा दिया, टेरेसा और अलेक्जेंड्रा का आखिरी संदेश मिटा दिया। हिनाको ने हाजिमे का हिना पोस्टर फेंकने की कोशिश की क्योंकि हाजिमे स्नातक होने वाला था, लेकिन हाजिमे ने उसे रोकने के लिए दौड़ लगाई, खुद को क्लब के कमरे का मानद छात्र घोषित किया। मेमोरी कार्ड्स को व्यवस्थित करते समय मुझे एक ऐसा मिला जो हमारा नहीं था। हमने उसे खोला और पाया कि वो टेरेसा का था। उसमें उसकी पसंदीदा चट्टान की तस्वीरें और हमारे साथ उसके पहले मुठभेड़ का एक वीडियो था जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था जब कैमरा वीडियो मोड पर था, और ये दिखाता था कि हम सब कितने खुश थे। टेरेसा की मुस्कान उज्जवल चमक रही थी और मुझे याद आया कि मैं उसके साथ कितना खुश रहता था। मैं दूसरों से पहले निकल गया और घर दौड़ पड़ा। रास्ते में मुझे टेरेसा के साथ बिताया गया समय याद आया और मैं घर में घुस गया, जिससे मेरे दादाजी और यूई चौंक गए। मैं अपने कमरे में भागा और देखा कि टेरेसा ने मुझे जो चीजें दी थीं वे अभी भी कूड़ेदान में थीं। जैसे ही सूरज डूबा मैं अपनी बिस्तर पर पछतावे से भरा लेटा था। काओरू अंदर आया, मुझसे कहा कि वो जानता है कि मैं टेरेसा से प्यार करता हूँ, और मैं चुप रहा। काओरू ने मुझे मेरी तस्वीर दिखाई जिसने स्टार प्रतियोगिता जीती थी और उसे हाजिमे ने भेजा था। मैं आखिरकार टूट गया, खुद को चुप रहने और टेरेसा को जाने देने के लिए दोषी ठहराया। अचानक मेरे दादाजी अंदर आए और मुझे लासनबर्ग जाने के लिए प्रेरित किया। काओरू ने इस विचार का समर्थन किया और मैंने जाने का फैसला किया, टेरेसा के पछतावे के बारे में कहे गए शब्दों को याद करते हुए। कुछ दिनों बाद पूरा समूह स्टार प्रतियोगिता प्रदर्शनी में शामिल हुआ। टेरेसा की मेरी विजेता तस्वीर को गर्व से प्रदर्शित किया गया था, लेकिन मैं और काओरू दोनों वहां नहीं थे क्योंकि मैं लाजनबर्ग के लिए उड़ान भर चुका था। अनजाने में काओरू ने पीछा किया था। वह अपने दोस्त को बहादुरी से अपने प्यार का सामना करते हुए देखना चाहता था, जबकि वो अपने उड़ने के डर का सामना कर रहा था। फिर मैं लार्सनबर्ग पहुंचा, लेकिन अभी भी विमान में बैठा था, उड़ने के अनुभव से अभिभूत था। अभी भी कांपते हुए मैं आखिरकार हवाई अड्डे पर सोफे तक पहुंच गया और घंटों तक बैठा रहा। ये नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मैंने काओरू जैसी आवाज सुनी और सोचा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन काओरू वास्तव में मुझे देख रहा था। फिर मैंने अपने दादाजी द्वारा मुझे दिया गया उपहार खोला, जिसे एक पुराने दोस्त को भेजने का इरादा था, और अंदर एक इंद्रधनुषी सामान्य कुकी कॉफी और रिको के लिए एक पत्र था। मैंने नाम याद किया और महसूस किया कि ये रेचल के लिए था। ठीक उसी समय काओरू ने पास में हॉट चॉकलेट की गंध सूंघी और उसे एहसास हुआ कि ये वही प्रकार था जो अलेक्जेंड्रा और टेरेसा हमें दिया करते थे। वो एक कप खरीदने के लिए गया, लेकिन जब वो लौटा तो मैं चला गया था और एक बस में चढ़ गया था। काओरू ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन काउंटर पर अपना बटुआ भूल जाने के बाद उसे वापस लौटना पड़ा। जब मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि जगह भारी सुरक्षा में थी और अंदर कैसे जाना है इस पर मैं भ्रमित था। जापान वापस मेरे दोस्तों ने सोचा कि काओरू स्टार प्रतियोगिता के बाद से कहां गया था और क्रिसमस की टर्की पर दावत दी जो काओरू ने उनसे वादा किया था। भोजन का आनंद लेते हुए हिनाको को लगा कि काओरू मेरा पीछा करके लार्सनबर्ग आया होगा, लेकिन हर कोई उस विचार पर हंसाई से बेतुका मानते हुए। इस बीच लार्सनबर्ग के एक संग्रहालय में काओरू एक उपहार की दुकान पर गया और टेरेसा की एक तस्वीर उसके परिवार के साथ मिली। दुकानदार ने खुलासा किया कि टेरेसा वास्तव में एक राजकुमारी थी, जिससे उसे सदमा लगा। महल में कहीं और अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा को सूचित किया कि उसकी पोशाक तैयार थी और रेचल ने टेरेसा को एक देफुकु लाया, जिससे उसे जापान और मेरे बारे में याद आया। जैसे ही अलेक्जेंड्रा ने पोशाक तैयार करना जारी रखा, चार्ल्स ने अपना सूट आजमाने के लिए प्रवेश किया। उसने अलेक्जेंड्रा को अपनी माँ का कंगन दिया, टेरेसा से जुड़ा एक यादगार चीज। अचानक उसे एक काम का फोन आया और उसने कंगन वापस ले लिया। उसके जाने के बाद अलेक्जेंड्रा ने चुपचाप चार्ल्स के सूट को सूंघा, उसकी सारी खुशबू को अपनी आत्मा में याद किया। लेकिन टेरेसा अंदर आई और उसे ऐसा करते हुए पकड़ा। बाहर मैंने महल के गार्डों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। दूर से रेचल ने मुझे देखा और मुझे मेरे दादाजी समझा। मेरे खुद को पेश करने के बाद मैंने उसे मेरे दादाजी का पत्र दिया। उसने मुझे अपने कार्यालय में आमंत्रित किया और पत्र पढ़ने के बाद उसने साझा किया कि वो एक बार मेरे दादाजी के कैफे में काम करती थी। अचानक चार्ल्स अंदर आया और मुझे लाजनबर्ग में देखकर हैरान रह गया।
इस बीच टेरेसा ने चार्ल्स के लिए अपनी भावनाओं के बारे में अलेक्जेंड्रा का सामना किया और अलेक्जेंड्रा ने इनकार किया, लेकिन टेरेसा ने देखा कि वो अपनी हथेली को रगड़ रही थी, एक ऐसा कार्य जो वो हमेशा झूठ बोलने पर करती थी। टेरेसा ने उसे उजागर किया और अचानक चार्ल्स और रेचल वापस आ गए और सूचित किया कि एक अप्रत्याशित आगंतुक आया था। टेरेसा और अलेक्जेंड्रा मुझे देखकर चौंक गए और मैंने कहा कि मैं इसलिए आया था क्योंकि वे बिना अलविदा कहे गायब हो गए थे, लेकिन चार्ल्स ने झूठ बोला और सुझाव दिया कि मैं रेचल से मिलने आया था। मैंने गिरे हुए दैफुकू को उठाया और उसे टेरेसा की प्लेट पर रखा। अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा को मिस कहा, जिससे मैं भ्रमित हो गया, और चार्ल्स ने फिर अलेक्जेंड्रा और रेचल से उन्हें कुछ जगह देने के लिए कहा। मैं और टेरेसा चाय पीने के लिए एक निजी कमरे में चले गए। उसने राहत व्यक्त की कि जापान में हमारे दोस्त ठीक थे और अचानक गायब होने के लिए माफी मांगी। उसने मेरे बैग पर किचन पर ध्यान दिया जिसे हमने एक साथ चुना था। फिर उसने सच्चाई का खुलासा किया कि वो लार्सनबर्ग की राजकुमारी थी, शाही परिवार की एकमात्र बेटी और सिंहासन की भविष्य की उत्तराधिकारी थी। मैंने जापान में उसके कभी कभी प्रदर्शित दुख से इसका संबंध जोड़ना शुरू कर दिया। टेरेसा ने समझाया कि उसके परिवार की युवा शाही सदस्यों को वयस्कता से पहले अध्ययन के लिए भेजने की परंपरा थी और उसने जापान को चुना था जहां वो मुझसे और हमारे दोस्तों से मिली थी। वह अपने समय में इतनी लीन हो गई थी कि अपने कर्तव्यों को भूलने लगी थी और इसलिए वो बिना अलविदा कहे चली गई। उसने स्वीकार किया कि यह स्वार्थी था लेकिन आवश्यक था, और मैंने सोचा कि क्या वो खुद को ये जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही थी। टेरेसा ने जोर देकर कहा कि वो वास्तव में अपने परिवार और अपने लोगों से प्यार करती है, लेकिन फिर उसने मुझसे इससे भी अधिक मुश्किल बात कही कि उसकी चार्ल्स से शादी की व्यवस्था की गई थी। एक ऐसा निर्णय था जो बहुत पहले लिया गया, महल छोड़ने के बाद में टूट गया था, जबकि अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन टेरेसा ने अकेले रहने के लिए कहा। वो अपने कमरे में वापस चली गई और रोई, जबकि चार्ल्स चिंतित होकर बाहर चुपचाप इंतजार कर रहा था। जब मैं बाहर निकला तो रेचल ने मुझे अपने दादाजी के लिए एक पत्र देने की कोशिश की। मैंने उसे धन्यवाद दिया लेकिन बहुत दुखी होकर चलता रहा। रेचल ने फिर बिना कुछ कहे पत्र को मेरे बैग में डाल दिया। मैं विचारों में डूबा हुआ बाहर भटक रहा था जब अचानक एक आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक काओरू था। वो आखिरकार मुझे ढूंढने में कामयाब रहा था जब उसने पहले मुझे खो दिया था, लेकिन जैसे ही वो करीब आया उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चौंक गया। मैं रो रहा था जबकि मेरा दिल टूट गया था। इस बीच टेरेसा अभी भी मुझसे अपनी पिछली मुलाकात के ऐसे अंत से दुखी थी। रेचल ने पर्दा खिंचाया कहते हुए कि तारे बादलों से ढके हुए थे। उसने टेरेसा से कहा कि जब जीवन अनिश्चित लगे तो ध्रुव तारा उसे रास्ता दिखा सकता है, जैसा कि मेरे दादाजी ने एक बार कहा था। टेरेसा ने उसी कहानी को उस व्यक्ति से आते हुए पहचाना जिसने उसके दादाजी को प्रेरित किया था। अलेक्जेंडर भी कमरे में थी। उस संबंध को समझाने की कोशिश की जो रेचल और मेरे दादाजी के बीच था, एक छोटा लेकिन विशेष संबंध, और वे फिर कभी नहीं मिले। टेरेसा और मेरे जैसे टेरेसा को विश्वास था कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगी, जैसे उसकी कहानी उसके दादाजी की कहानी को दर्शाती थी। उसे मेरी संक्षिप्त यात्रा से खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। अलेक्जेंड्रा ने उसे सांत्वना दी, प्यार को एक क्रूर शक्ति बताया जो लोगों को अप्रत्याशित चीजें करवाती है। टेरेसा ने याद किया जब उसने मुझे चूमने की कोशिश की थी और अलेक्जेंड्रा ने उसे सांत्वना देने के लिए झूठ बुलाया कहते हुए कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और कल बेहतर होगा। टेरेसा ने झूठ को पहचान लिया, लेकिन अलेक्जेंड्रा ने यूई के उपन्यास से एक पंक्ति के माध्यम से आशा लाई कि कल उनके लिए एक नई हवा आएगी। लेकिन आज रात टेरेसा ने अलेक्जेंड्रा की बाहों में आखिरी बार खुद को रोने की अनुमति दी। बाहर चार्ल्स फूल लाया, लेकिन उनकी बातचीत सुनी और बिना कुछ कहे उसने उन्हें जगह देने के लिए चुपचाप छोड़ दिया। कहीं और काओरू ने मुझे सांत्वना दी जब मैं रो रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था। जब उसने टेरेसा और अलेक्जेंड्रा के बारे में पूछा तो मैंने लगभग जवाब नहीं दिया। आखिरकार मैंने साझा किया कि टेरेसा चार्ल्स से शादी करने वाली थी, जिससे काओरू चौंक गया। जब हम एक पुल पर खड़े थे मैंने स्वीकार किया कि मैं टेरेसा की रानी के रूप में जीने के फैसले की प्रशंसा करता हूँ। इससे काओरू को याद आया कि टेरेसा ने एक बैलरीना बनने के अपने सपने को कैसे त्याग दिया था और एक मुस्कान के साथ जीना चुना था। काओरू ने पूछा कि क्या मैंने कभी टेरेसा को बताया था कि मैं वास्तव में कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब काओरू ने पूछा कि मैं लार्सनबर्ग क्यों आया तो मैंने जवाब से बचा, जिससे काओरू निराश हो गया। उसने मेरा बैग छीन लिया और एक पत्र बाहर फिसल गया। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने पाया कि यह लार्सनबर्ग कैसल में एक पार्टी का निमंत्रण था। काओरू ने इसे मेरे लिए एक अवसर के रूप में देखा कि मैं आखिरकार टेरेसा को अपनी भावनाओं के बारे में बताऊं। मैंने महसूस किया कि निमंत्रण रेचल से था और मैं अनिश्चित हो गया क्योंकि मैं टेरेसा के लिए चीजों को और मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। मुझे दबाते रहने के लिए परेशान काओरू ने मुझे याद दिलाया कि केवल लार्सनबर्ग आने के लिए ही बहुत हिम्मत की आवश्यकता थी। काओरू ने बताया कि मैं कितना बदल गया था क्योंकि अब मैं रो रहा था, जबकि पहले अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी मैं नहीं रोया था। टेरेसा ने मेरे एक नए पहलू को उजागर किया था और काओरू को वो नया पहलू पसंद आया। मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए काओरू ने निमंत्रण को नदी में फेंकने की धमकी दी। एक तेज हवा ने उसे उसके हाथ से उड़ा दिया और वो उड़ गया।
मैं कूद गया और उसका पीछा किया, उन सभी यादों के बारे में सोच रहा था जो मैंने टेरेसा के साथ साझा की थीं और उन बातों के बारे में जिन पर मुझे अफसोस था कि मैंने नहीं कहा था। निमंत्रण के नाले में गिरने से ठीक पहले मैं नीचे कूदा और उसे पकड़ लिया। काओरू ने मुझे उठने में मदद की और हम होटल लौट आए। अगले दिन काओरू ने मुझे पार्टी के लिए तैयार होने में मदद की और मेरे जाने से ठीक पहले काओरू ने मेरा हौसला बढ़ाया और चुपचाप पीछे से मेरी एक तस्वीर ली। उसी समय अलेक्जेंड्रा ने टेरेसा को तैयार होने में मदद की और चार्ल्स उसे लाने आया। जब वो उसे पार्टी हॉल में ले गया तो उसने स्वीकार किया कि अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना बहुत मुश्किल था। अंदर भीड़ ने राजकुमारी के आने पर देखा और सिर झुकाया और चार्ल्स ने उससे कहा कि उसकी खुशी उसके लिए किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखती है। फिर सभी के सामने उसने धीरे से उसके भावों के बारे में पूछा। अचानक मैं आगे बढ़ा, अपने निमंत्रण को हाथ में पकड़े हुए। मैंने सभी को बताया कि मैं यहाँ अफसोस में जीना बंद करने और टेरेसा से कुछ महत्वपूर्ण कहने के लिए हूँ। अलेक्जेंड्रा ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन चार्ल्स ने मुझे उससे अकेले में बात करने की अनुमति दी। जब हम जाने लगे, चार्ल्स ने मुझे चेतावनी दी कि उसे चोट न पहुंचाऊं और यदि मैंने ऐसा किया तो वो मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी टेरेसा को खुश देखना चाहता था। एक शांत कमरे में मैंने टेरेसा को बात करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने समझाया कि मैं अपनी अंतिम मुलाकात में अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। अब मैं तैयार था। मैंने उससे कहा कि उसने मुझे बदल दिया है और भले ही हमारी दुनिया अलग थी, हमारी सामान्य रुचियों ने हमें एक साथ लाया। जब से मैं उससे मिला मुझे प्यार हो गया और हमारे साथ बिताए समय और हमने जो कुछ भी साझा किया उसके लिए मैंने अपने प्यार का इजहार किया। टेरेसा रोने लगी। उसने कहा कि अब मेरा प्यार कबूल करना अनुचित था, क्योंकि उसके जापान छोड़ने का असली कारण मेरे लिए उसकी अपनी भावनाएं थीं और वो मुझसे पहली मुलाकात के दिन से ही प्यार करती थी। उसने मेरा सीना पकड़ लिया और कहा कि वो मेरा प्यार कभी नहीं भूलेगी और मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन मैंने उसे वापस गले नहीं लगाया। कुछ महीने बाद हाजिमे ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और क्लब के कमरे में उसने अपना सामान पैक किया और हिनाको से फूल प्राप्त किए। उसने ये खबर साझा की कि उसे टोक्यो विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है और वो अब अक्सर नहीं आएगा। पूरा समूह मेरे कैफे में जश्न मनाने और एक साथ हंसने के लिए मिला और हाजिमे ने मुझे फोटोग्राफी क्लब का नया लीडर नियुक्त किया और सभी को यादों के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच चार्ल्स और अलेक्जेंड्रा छुट्टी पर गए और चार्ल्स ने अखबार में पढ़ा कि उसकी सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई है। जापान में मैं उस महल में गया जहां मैं पहली बार टेरेसा से मिला था और जब बारिश होने लगी तो मैंने गेट के पास शरण ली। अचानक टेरेसा प्रकट हुई। उसने कहा कि वो मेरे साथ रहने आई थी ताकि हम कभी अलग न हों। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया जब बारिश अचानक रुक गई और फिर हमने वहीं चुंबन लिया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। नीचे इंद्रधनुष, जनरल कमेंट करें यदि आपने अंत तक देखा है।